बस इतना ही था। ऋषि आप बताओ। हम्म। तो रिवीजन करके क्यों नहीं आए? हम्म। तो उसमें मेरी क्या गलती है? तो किसकी गलती है इसमें? हम्म। रिवीजन करना किसका काम रहता है बताओ? तो चाहे आपके पास टाइम रहे ना रहे, इससे मुझे क्या। घर में आप। हम्म। बेसिकली डिस्पर्सन का मीनिंग क्या होता है, अगर मीनिंग बताना चाहे तो? तो स्प्रेडनेस ऑफ द डेटा। और ये क्यों जरूरत होता है हमें? कि उसके बेसिस पे हम डिसीजंस ले सकते हैं कि हमारा जो रेंज है बिजनेस का कहाँ से कहाँ के बीच में जा सकता है। ठीक है। कि उसके बेसिस पे आप क्या करते हैं, जो डिसीजंस लेते हो एक फिक्स रेंज के बेस पे ले सकते हैं। अंदर उससे क्या डिसाइड होता है कि आपका रिस्क कितना होगा, आपका प्रॉफिट कितना होगा। ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा था, रेंज देखा था, देन मीन डेविएशंस देखा था, देन फिर हमने क्या देखा था, वेरिएंस, देन स्टैंडर्ड डेविएशंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था? बस बताओ। हम्म। एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर। और चूंकि हर एक डेटा पॉइंट्स के लिए करते हैं तो समेशंस, और चूंकि डिवाइड कर रहे हैं तो 1/, ये हमारा क्या था, वेरिएंस था, है ना। अब इसी को जब हम रूट अंडर कर रहे थे तो क्या मिल रहा था हमें? तो स्टैंडर्ड डेविएशंस मिल रहा था। स्टैंडर्ड डेविएशंस का बेनिफिट क्या था? कि जो भी हमारा एरर आता था मीन से, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आता था, है ना। और उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट का मीनिंग था क्या चीज, कि अगर आप फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन तक जाते हो जो डेटा लाई करेगा वो 68% होगा। ठीक है। पूरे डेटा का 68% जो लाई करेगा आपका -1 से +1 तक फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में होगा। इसी तरीके से क्या होगा, सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में हमारे पास होगा। तो कितना होगा सेकंड स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में? प्लस कर लो, कितना गया, 68 और 26। देन इसी तरीके से थर्ड स्टैंडर्ड डेविएशन पे जाओगे तो 90। ठीक है। और अगर हम क्या करना चाह रहे हैं कि सेकंड और फर्स्ट स्टैंडर्ड डेविएशन जो नेगेटिव साइड पे है उसका वैल्यू कितना हो सकता है, उसमें कितने परसेंटेज डेटा कवर हो सकता है। तो इसी तरीके से आगे जाके हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं ना, तब में यही रीजन निकालना पड़ता है कि हमारा कौन सा रिजेक्शन रीजन है और कौन सा एक्सेप्टेंस रीजन है। ठीक है। यहाँ तक हम लोगों ने देखा था। बाकी नॉर्मल तो रैंडम वेरिएबल्स आपको पता होगा। रैंडम वेरिएबल्स क्या होते हैं? कि जिसका वैल्यू फिक्स ना हो उसको बोलते हैं रैंडम वेरिएबल्स, है ना। तो फिक्स किस में नहीं होगा, जब आप क्या करते हो, एक्सपेरिमेंट करते हो, है ना, या तो फिर प्रोबेबिलिटी के बेस पे बात करते हो, है ना। तो वही चीज हम आगे जाके जब प्रोबेबिलिटी के बेस पे पढ़ेगा ना, तो उसमें रैंडम वेरिएबल का कॉन्सेप्ट आता है कि जो भी हमारा आउटपुट होगा वो एक वेरिएबल पे स्टोर क्या होगा, स्टोर होगा, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम वेरिएबल्स बोलते हैं। बाकी सेट थ्योरी आपको पता है। इंटरसेक्शंस क्या होता है, यूनियन क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है, सबसेट, सुपरसेट क्या होता है। ठीक है, ये सारा चीज आपको पहले से पता है। बाकी एक हिस्टोग्राम क्या होता है बता सकते हो? पिछली क्लास में बताया था, मेट्रो वाला भी दिखाया था, याद है? तो बेसिकली हमें फ्रीक्वेंसी जब चेक करना होता है हम इसका यूज करते हैं। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? और ग्रेविटी जी। हम्म,
कि सेम चीज का कितने टाइम्स रिपीटेशन हो रहा है ना। तो वही क्या होता है, हमारा फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है, तो जो रिपीटेशन जितनी बार होगा उसकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज्यादा होगी, है ना। तो वो चीज यहाँ पे क्या है, जैसे फॉर एग्जांपल इन्होंने दिया है एज का, है ना। तो आप क्या करते हो कि 10 से एक रेंज लेते थे बचपन में कि 5 to 10 के बीच में कितने हैं, 10 से 15 के बीच में कितने हैं। तो आप क्या करते थे, A1 2 3, और कोई है नहीं, 3 है, तो आप क्या करते थे, यहाँ पे कुछ इस तरीके से एक बार बनाते थे, 3 काउंट तक, याद है। देन 15 से 20 कितने लोग हैं तो उसका एक बार बनाते थे। इसी तरीके से क्या करते थे, हर एक डेटा रेंज का बनाते थे, है ना। और यही हमारा क्या होता था, हिस्टोग्राम होता था। ठीक है, क्यों, क्योंकि मेरा जो है एक डेटा के बेस पे हमने क्या किया, अलग अलग बार्स क्रिएट किए हैं। ये हम इसको कॉलम चार्ट बोलेंगे। कॉलम चार्ट में क्या होता है, एक एक्स होता है एक वाई होता है, दोनों देना पड़ता है हमें। इसमें हम क्या करें, एक ही वैल्यू दे रहे हैं। तो उसी क्या है, कॉलम चार्ट की तरह रिप्रेजेंट हो रहा है, लेकिन इसमें क्या होगा, हमेशा सिंगल वैल्यू ही लेंगे। ठीक है। अब इसमें कॉन्सेप्ट आता है बिन्स का। बिन्स क्या होते थे, ये सारा चीज बचपन में पढ़ा था, हाँ। टैबलू वाला ही है। बिन क्या होते थे, हम्म, कि अगर मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, इतना सारा डेटा है, इसका 10 बार बनाना है आपको, तो एक बिन की साइज कितनी होगी। बिन की साइज का मतलब हो गया कि एक बिन में आप कितना डेटा रखना चाहते हो। ठीक है, तो कैसे डिसाइड होगा, अगर आपके पास क्या है, 50 डेटा सेट है, तो आपके पास 50 डेटा सेट है, आपको क्या करना है, 10 बीन्स बनाने, मतलब 10 इस तरीके से बार्स बनाने हैं। 50/10, तो कितना आएगा, तो ये 5 आ गया, मतलब एक बिन की साइज क्या होगी, 5 होगी। ठीक है, एक बिन में क्या हो सकता है, आपका 5 डेटा आराम से आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था, बिन साइज है। कैसे पता चल रहा है, तो अगर आप देखोगे 10 है, 15 है, 20 है, तो हर एक के बीच का रेंज देखोगे तो कितना है, 5 है। तो यही हमारा क्या बताता है, बिन साइज बताता है। ठीक है, तो हिस्टोग्राम में क्या रहता है कि आप कितने नंबर ऑफ बार्स बनाना चाहते हो, वो आपके बिन के साइज पे डिपेंड करता है। ठीक है, और वो ऑटोमेटिकली कैलकुलेट होता है, आप मैनुअली भी कैलकुलेट कर सकते हो, सिंपली रख सकते हो कि बिन की साइज क्या रखना है। ठीक है, वो भी हम लोग देखेंगे आगे। एक होता है स्क्यूनेस। स्क्यूनेस का कॉन्सेप्ट पता है, स्क्यूनेस का मीनिंग क्या होता है, ये बताओ पहले। स्क्यूनेस नहीं पता तो ये बताओ, सिमेट्रिक का मीनिंग क्या होता है। हम्म, तो जस्ट उसका उल्टा होता है स्क्यूनेस। ठीक है, कि जब भी आप क्या करोगे, किसी भी चीज को मिड पार्ट से डिवाइड करोगे, अगर वो हमेशा इक्वल आ रहा है तो वो सिमेट्रिक कहलाता है ना। और अगर इक्वल नहीं आ रहा तो नो सिमेट्रिक या फिर स्क्यूनेस कहलाएगा। ठीक है, ये समझ में आया। अब स्क्यूनेस चेक क्यों करते होंगे, कि अगर आपका डेटा सिमेट्रिक है तो आप इजिली कंक्लूजन निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे, कि अगर कोई भी वैल्यू मिडिल में आता है, इसका मीन, मीडियन, मोड तीनों सेम होते हैं। ठीक है, दूसरा, आप स्टैंडर्ड डेविएशंस के फॉर्म में डायरेक्टली कन्वर्ट करके देख सकते हो, तो आपको टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, ये समझ में आया। तो स्टैंडर्ड डेविएशंस तीसरा हमारे पास होता है जब हम मशीन लर्निंग में जाते हैं, तो उसमें क्या रहता है कि आपका डेटा जितना ज्यादा क्या होगा, नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, उतना ज्यादा अच्छे तरीके से क्या करेगा, वो लर्न करता है। ठीक है? तो ये 3 केस होते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, स्क्यूनेस चेक करते हैं। स्क्यूनेस की वैल्यू या तो पॉजिटिव में आएगा, या तो नेगेटिव आएगा, या तो जीरो आएगा। ठीक है, न्यूट्रल। जीरो आया मतलब क्या होगा, कि वो सिमेट्रिक होगा, मतलब वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो हमारा काम क्या रहता है कि पॉजिटिव और जो नेगेटिव है इसको जीरो के आसपास कन्वर्ट करना। ठीक है, आगे जाके कन्वर्जन सीखेंगे, ट्रांसफॉर्मेशंस। बट क्या है, चेक कैसे कर सकते हैं, तो हम लोग बोलते हैं इसको, अगर पॉजिटिव है तो राइट स्क्यूनेस, अगर नेगेटिव है तो लेफ्ट स्क्यूनेस। ठीक है, तो अगर आपको राइट और लेफ्ट यहाँ पे दिखेगा, ठीक है, कि अगर आप नॉर्मल बोल रहे हैं तो कुछ इस तरीके से दिखेगा, राइट मतलब राइट साइड में दिखेगा, लेफ्ट मतलब आपको लेफ्ट साइड पे दिखेगा। ठीक है, यूनिफॉर्म का मतलब क्या होता है, तो सिंपल क्या होता है कि हमेशा एक ही रिप्रेजेंट करेगा। यूनिफॉर्म का मीनिंग समझ में आता है, क्या होता है मीनिंग,
कि वो कभी भी चेंज नहीं होगा। ठीक है। जैसे मैंने बोला डाइस के बेसिस पे अगर आपको कोई भी डाइस क्या करोगे, आप थ्रो करोगे, तो किस कोई भी नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/6, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा हर एक नंबर के लिए। ठीक है। तो ये क्या हो गया, यूनिफॉर्म हो गया। तो हमारे पास इस टाइप के भी डेटा रहते हैं जो यूनिफॉर्म में हो सकते हैं। ठीक है। बाकी यही होता है कि आप क्या कहते हैं, स्क्यूनेस चेक करते हैं, अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसको बोलते हैं सिमेट्रिक। ठीक है। सिमेट्रिक जब हमारे पास होता है तो उसका मीन, मीडियन और मोड तीनों इक्वल होते हैं। ठीक है। यही चीज अगर राइट स्क्यूनेस होगा तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो राइट स्क्यूनेस है तो आपको ये साइड पे दिखेगा, इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव स्क्यूनेस। ठीक है। और ये कुछ इस तरीके से दिखेगा। अब इसमें क्या होगा कि आपका मीन राइट साइड शिफ्ट कर जाएगा, देन आपका मीडियन आएगा, एंड देन आपका मोड आएगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या होता है, मीन मीडियन मोड इस तरीके से शिफ्ट होके दिखेगा आपको। ठीक है। और जस्ट इसका रिवर्स क्या होगा, लेफ्ट स्क्यूनेस का होगा। ठीक है। ये समझ में आप बताओ क्या क्या था। राइट की क्या प्रॉपर्टी थी। हम्म, यहीं पे देख के बताओ, यहीं पे लिखा है कि इसकी मीडियन क्या होगा, हमेशा राइट साइड पे होगा, देन मोड होगा, मीडियन होगा, देन आपका मोड होगा। ठीक है। Then और क्या कर सकते हैं, इसी तरीके से आप देखोगे लेफ्ट स्क्यूनेस है हमारा, लेफ्ट में क्या होता है, सेम इसका रिवर्स होता है, इसको हम लोग बोलते हैं नेगेटिव स्क्यूनेस। ठीक है। अच्छा, इन चीजों का कुछ एग्जांपल बता सकते हो रियल वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में कुछ एग्जांपल। सैलरी का डिस्ट्रीब्यूशंस कैसा होगा, नॉर्मल होगा, राइट होगा, लेफ्ट होगा, बताओ। लेफ्ट होगा। हम्म, कि मान लो आपका सैलरी बढ़ते जा रहा है और इधर पॉपुलेशन है। ठीक है। ऐसे कितने पॉपुलेशन होंगी जिसकी सैलरी ज्यादा होगी, बहुत कम लोग होंगे। देन हमारा ऑन एन एवरेज क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसका क्या होगा, एवरेज सैलरी होगा। देन धीरे धीरे क्या होगा कि जैसे जैसे आपका क्या होता है, सैलरी रेंज बढ़ता है, जैसे 30 से 40 लाख चले गए तो ऐसे और भी कम हो गए, 40 से 60 चले गए, 1 करोड़, 2 करोड़, 3 करोड़, तो ये क्या हो गया हमारा, कुछ इस तरीके से दिखेगा। ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, राइट साइड आप बोल सकते हो, या फिर हमारा राइट स्क्यूनेस। ठीक है। तो आपको रियल वर्ल्ड में इसी तरीके से डेटा या तो नॉर्मल दिखेगा, या तो लेफ्ट दिखेगा, या तो राइट दिखेगा। ठीक है। या तो यूनिफॉर्म का दिखेगा। और हमारे पास लेफ्ट का कोई एग्जांपल, लेफ्ट का कोई एग्जांपल। हम्म, सोच के बताओ, रियल वर्ल्ड में कोई भी डेटा सोच के बताओ। तो 90% डेटा यही इन तीनों में से किसी में लाई कर सकता है। हम्म, पेंशन, अच्छा टेंशन, जैसे जैसे एज बढ़ेगा वैसे वैसे। हम्म, मुझे लगा पेंशन भी तो यही है। पॉपुलेशन हो गया। समय के साथ पेंशन तो बढ़ता है ना, नहीं पता, रिटायरमेंट के टाइम में होता है ना। मान लेते हैं सेविंग्स का ही मान लेते हैं। ठीक है। कि जो भी आप सेविंग करते हो स्टार्टिंग में क्या रहता है, आपको कम रहता है और पैसा भी कम मिलता है ना। जैसे जैसे आप सेविंग अपना बढ़ाते जाते हो, ये अमाउंट हो गया, जैसे जैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा वैसे वैसे क्या होगा, आपकी सेविंग्स भी बढ़ती जाएगी, जैसे जैसे आप सेविंग बढ़ा रहे हो वैसे वैसे आपका अमाउंट बढ़ता जाएगा। ठीक है। तो ये रहता है। और कहीं कहीं पे क्या हो सकता है कि आपने सेविंग ज्यादा की तो वहाँ पे हो सकता है क्या, सहारा बैंक की तरह, या फिर अलग अलग फ्रॉड अगर हो गया तो वहाँ पे गिर सकते हैं। है विजय माल्या। तो एक्सेप्शंस लेकिन क्या रहेगा, आपको इस तरीके से लेफ्ट स्क्यूनेस के बेस पे दिखेगा। ठीक है। तो इस तरीके से क्या रहता है, रियल वर्ल्ड में डेटा रहता है।
देन कुछ हमारे पास सैंपल बताया था हमने, ये हम लोग आगे भी पढ़ सकते हैं। फिर यहीं देखो, यहीं दिया है, ठीक है। पॉपुलेशन और सैंपल का कॉन्सेप्ट बताया था, याद है क्या होता था? बताओ। तो पॉपुलेशन जैसे हमारी पूरी क्लास है, वो पॉपुलेशन है, उसमें से दो बच्चों को सेलेक्ट करा, वो सैंपल हो गए। हम्म। तो हम सैंपल के अलग अलग टेक्निक्स देखेंगे। सैंपल का अलग अलग टेक्निक्स क्यों देखते होंगे? हाँ, तुम लोगों को तो पढ़ाया था, तो बताओ। मान लो मुझे क्या करना है कि यहाँ से एवरेज वेट और एवरेज हाइट कैलकुलेट करना है ना। और मुझे क्या करना है, 5 स्टूडेंट लेने हैं या फिर 4 स्टूडेंट लेने हैं, है ना। अगर मैं रेंडमली पिक करूंगा तो एवरेज क्या पूरे क्लास का आएगा या नहीं आएगा? क्यों? पाँच पाँच बच्चे कैसे हो सकते हैं, छोटे छोटे बच्चे रह रहे हैं और हम्म। ज़्यादा ही बड़े बड़े तो एक ही, तो भी एक बड़े। और दूसरा कि हो सकता है कि अगर रियल वर्ल्ड में देखोगे तो फीमेल का क्या होता है, एवरेज हाइट अलग होता है, मेल का अलग होता है। और बाय चांस चारों या पांचों के पांचों क्या है, फीमेल सेलेक्ट हो गए, तो क्या होगा कि उसका एवरेज अलग हो जाएगा टोटली। अगर आप क्या कहते हैं, पांचों के पांचों फीमेल सॉरी मेल यूज कर लेते हो तो क्या होगा, उसका एवरेज हाइट अलग आ जाएगा। और तीसरा, अगर दोनों का कॉम्बिनेशन मिलता है तो अप्रोक्स आ जाएगा, वो करेक्ट रहेगा, है ना। लेकिन इसमें चांसेस क्या है, तीनों के हैं, है ना। तो वहां पे रैंडम सिलेक्शंस नहीं कर सकते, है ना। पहला ये हो गया। दूसरा, और कोई तरीका कि रैंडम सिलेक्शंस नहीं कर सकते तो इसकी जगह पे क्या करेंगे? तो सबसे पहले जो हमारे पास क्लास है उसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे, गर्ल्स अलग बॉयज अलग, है ना। अब उसमें से क्या करेंगे कि दो सैंपल इधर से बॉयज से उठा लेंगे, दो सैंपल गर्ल्स से उठा लेंगे। तो हमारा क्या होगा, हमेशा यही रिजल्ट आएगा कि ये और ये क्या हो गया, केस हट गया, सिर्फ यही केस आएगा हमेशा, है ना। उसके बाद जितना ज्यादा सैंपल होता है उतना ज्यादा एक्यूरेसी रहता है, वो अलग चीज है, ठीक है। तो हम उसको क्या बोलते हैं, तो उसके कैरेक्टर के बेस पे हम क्या करते हैं, चीजें को डिफाइन करते हैं और उसको सेग्रीगेट कर देते हैं, है ना। सेग्रीगेट करने के बाद हम क्या कर रहे हैं, रैंडम उठा रहे हैं, ठीक है। तो एक सिंपल होता था जो रैंडम सैम्पलिंग कहते हैं, और दूसरा होता है स्ट्राटिफाइड। स्ट्राटिफाइड का मतलब मैंने जो बताया कि आप पहले ग्रुपिंग डिफाइन करते हो और उसमें से क्या करते हो, रैंडमली वैल्यू पिक करते हो, ठीक है। जैसे अभी हम लोगों ने किया था जेंडर के बेस पे। तो इस तरीके से डेटा का कैरेक्टर के बेस पे क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, स्ट्राटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक्स होती है। देन फिर आपके पास आता है सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक क्या होता होगा कि जैसे एग्जांपल देते हैं कि मान लो आप क्या कर रहे हो, फैक्ट्री पे काम कर रहे हो, ठीक है। वहाँ पे क्या आता है, डेली के बेसिस पे प्रोडक्शंस होते हैं कि मान लो 50,000 1 लाख 2 लाख प्रोडक्ट डेली के बेस पे प्रोडक्शंस हो रहा है। तो आप क्या करोगे, एज ए सैम्पलिंग आपको देखना है कि सारा प्रोडक्ट का जो क्वालिटी है वो सही जा रहा है या नहीं जा रहा। तो आप कैसे चेक करोगे वहाँ पे, रेंडमली या फिर ग्रुप ग्रुप बना के, या तो फिर कोई दूसरा मेथड यूज करते हो? कैसे चेक करते हैं रियल वर्ल्ड में? सैंपलिंग आमतौर पर रैंडमली कुछ से समझ हम्म। चेक कर दिया कि ठीक है। मैटर तो बहुत है, सिस्टमैटिक भी कर सकते हैं कि जो सामने दिख गया आप जस्ट फिर उसको सिखा दिए। तो उसमें जो सैम्पलिंग का हमारे पास रहता है वो एक क्या रहता है, सिस्टमेटिक फॉलो करते हैं वहाँ पे कि हर एक 100 डेटा के बाद एक डेटा चेक करेंगे कि वो सही है, तो हम मान के चलेंगे कि जो हमारे पास 100 और भी प्रोडक्ट है वो सही है। फिर 100 प्रोडक्ट में से क्या करेंगे, फिर एक प्रोडक्ट चेक करेंगे। देन अगर वो सही है तो मान लेंगे कि हमारा ये 100 प्रोडक्ट सही है। फिर 100 प्रोडक्ट्स में अगर ये प्रोडक्ट खत्म है, मतलब खराब है, तो हम क्या करेंगे कि इन सारे प्रोडक्ट को फिर चेक करेंगे। तो इससे क्या होता है, आपका टाइम बचता है ना। कि आप क्या कर रहे हो, हर एक 100 में से एक वैल्यू देख रहे हो बार बार, है ना? तो एक क्या करो, एक सिस्टम फॉलो कर रहे हो, ठीक है। अगर रेंडमली देखोगे तो पता नहीं चलेगा कि कितना सीक्वेंस हमने लिया और कितना छोड़ा है ना। तो ये क्या रहता है, आप सिस्टमेटिक उन चीजों पे करते हैं। तो जहाँ पे हम क्या करते हैं, क्वालिटी के बेस पे बात करते हैं, तो वहाँ पे सिस्टमेटिक सैम्पलिंग होती है, ठीक है। सिस्टमेटिक सैम्पलिंग मैंने जो बताया कि क्या करते हैं, एक फिक्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी रखते हो कि इतने के बाद हम वैल्यूज चेक करेंगे, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है, सिस्टमेटिक होता है। कन्वीनियंस इसमें अच्छे से नहीं, एक और मेरे पास होगा।
एक होता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे और एक होता है गेस के बेस पे। टाइप्स ऑफ, यहाँ पे लिखा है कहीं पर, वो नहीं। सिंपल जो हम लोग अभी देख रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे देख रहे हैं कि किसको कितना चांस मिलेगा। अगर सबको इक्वल चांस मिल रहा है मतलब वो परफेक्ट हो सकता है ना। और दूसरा हमारे पास होता है गेसिंग के बेस पे, मतलब नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग मेथड। ठीक है। तो ये आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो कि हमारा एक प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है और एक नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पे होता है। ठीक है। जब हम लोगों ने देखा वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे था। प्रोबेबिलिटी के बेस पे क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि खुद का ऑप्शन। कि अगर मैंने बोला कि सिंपल ये क्या है, रैंडम सैम्पलिंग है, तो रैंडम सैम्पलिंग में क्या होगा कि आप क्या कर रहे हो, हर एक लोगों को इक्वल चांस दे रहे हो, है ना, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिल रहा है रैंडम में। दूसरे में क्या है, आप सिस्टेमेटिक या फिर स्ट्राटिफाइड था, स्ट्राटिफाइड में क्या कर रहे थे कि ग्रुप डिवाइड करने के बाद हम क्या कर रहे थे, सबको इक्वल चांस दे रहे थे कि इसमें बॉयज भी आएगा और गर्ल्स भी आएगा, दोनों को इक्वल चांसेस मिलेंगे। ठीक है। तीसरा हमारे पास सिस्टमेटिक था, सिस्टमेटिक में क्या देख रहे थे हम लोग कि एक फिक्स नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी के बेस पे बात कर रहे थे, मतलब हर एक 100 में से क्या करेगा कि एक वैल्यू हमारे पास आएगा ही आएगा, उसका चांसेस है। लेकिन अगर इसी में क्या करते हैं, सिस्टमेटिक कर देते, क्या रैंडम कर देते, तो क्या होता कि हो सकता था 100 में से कोई भी ना आए, उसके बाद वाला आ जाए, उससे पहले वाला आ जाए, एक ही में तो डबल वैल्यूज आ जाए, तो सबको इक्वल चांस नहीं मिलता। तो जहाँ पे चांसेस इक्वल होते हैं सबके लिए तो वो हमारा होता है प्रोबेबिलिटी के बेस पे। ठीक है। एंड स्ट्राटिफाइड था, और एक हमारे पास होता है क्लस्टर सैम्पलिंग। क्लस्टर सैम्पलिंग आप लोगों ने देखा होगा कहाँ पे, कि हमारे पास क्या आता है, बहुत ज़्यादा ही डेटा होता है, तो हम क्या करते हैं क्लस्टर बेस बात करते हैं। क्लस्टर मतलब जैसे मान लो अभी क्या है, वोटिंग, वोट हो रहा था, तो सबसे बेस्ट एग्जांपल यही दिखता है। तो आप क्या करते हो कि एक वोटिंग जब हमारा क्या होता है, काउंट होता है, तो उससे पहले क्या होता है, एग्जिट पोल होता है। एग्जिट पोल क्या होता है, हम्म, बोलते हैं ना कि पार्टी ए क्या करेगी, 300 सीट लाएगी, पार्टी बी है वो 260 सीट लाएगी, इस तरीके से बात होता है न्यूज़ में। और उसी समय क्या होता है, काउंट चलते रहता है और ये ऊपर नीचे होता है ना। तो ये जो नंबर लाते हैं वो कहाँ से लाते होंगे, हम्म, पुराने डेटा से नहीं। तो वो सिंपली क्या करते हैं ना कि मान लो हमारे पास 28 स्टेट है, तो उसमें से क्या करते हैं, जो पॉपुलर स्टेट्स होते हैं वो उसको पिक करते हैं, कि मान लो मैंने क्या किया, 28 स्टेट पिक किया। अब उसमें से क्या करेंगे, किसी एक सिटी पे या फिर डिस्ट्रिक्ट पे जाएंगे जहाँ पे क्या है, वोटिंग सिस्टम ज़्यादा चल रही होगी, और वहां से क्या करेंगे, लोगों से प्रेफरेंस लेंगे कि आपने किसको वोट दिया है, आपने किसको वोट दिया है, पूछते हैं। तो वहां पे क्या होता है, वो लोग बताते हैं कि हमने इसको वोट दिया है, हमने इसको वोट दिया। इसी तरीके से क्या होगा कि आप मुंबई में जाओगे, मुंबई में क्या करोगे, इसी तरीके से मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट होंगे, उसमें से क्या करोगे, एक डिस्ट्रिक्ट को पिक करोगे। इसी तरीके से क्या होगा, इसमें भी मान लो ये हमारा क्या बैंगलोर है, उसके बेसिस पे आपने क्या किया, कुछ पिक किया। उसी तरीके से क्या है, दिल्ली है, आपने उसमें से क्या किया, दो चार ग्रुप बनाए और उसमें से एक ग्रुप को पिक करें। तो इसमें जो हम डेटा पिक करते हैं वो पूरा एक क्या होता है, ग्रुप्स, मतलब एक पूरा डिस्ट्रिक्ट का डेटा लेते हैं। क्यों, क्योंकि हर एक डिस्ट्रिक्ट का तो ले नहीं सकते क्योंकि डेटा ज़्यादा है, और दूसरा हमारे पास उस समय टाइम कम रहता है, कि मान लो कि सबने वोट दिया है तो सबका डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या करते हैं, कुछ स्पेसिफिक सिटी में से स्टेट को क्या करते हैं, डेटा कलेक्ट करते हैं, और वो जिसको बताते हैं उसी के बेस पे हम क्या समझ लेते हैं कि वहां से कौन जीत सकता है, तो इसको ज्यादातर लोगों ने वोट दिया है तो इसी के पास सीट जाएगी, है ना। तो वो हम लोग स्टार्टिंग में क्या करते हैं, कैलकुलेट करके रख लेते हैं। इसका बेनिफिट क्या होता है, इसका बेनिफिट किसको मिलता है, और जितने भी हमारे पास कंपनीज होती है, ठीक है, क्योंकि इसके बेस पे क्या होता है कि आपने बताया 300 का आएगा, ठीक है। अब इसके बेस पे क्या होता है, स्टॉक मार्केट में पैसा लगता है, कि अगर कंपनी ए, अगर क्या है कि हमारी पार्टी जीतती है तो ऑटोमेटिकली हमारे जितने भी नियम है वो पास हो जाएंगे। अगर वो पास हो गया तो हम क्या करेंगे, मार्केट से अच्छा खासा पैसा उठा सकते हैं, है ना। तो उस समय अगर देखोगे तो जब भी हमारा क्या होता है, एग्जिट पोल होता है,
उसके 2-3 दिन पहले, 2-3 दिन के बाद मार्केट या तो सबसे ऊपर होगा या तो सबसे नीचे होगा। ठीक है। तो उसी समय क्या होता है कि आपका पैसा बनता है ना। तो ये डिपेंड इसलिए करता है कि अगर आपने फेक बता दिया, तो मान लो कि मेरा पॉलिटिकल पार्टी सी है, ठीक है, और किसी ने बता दिया इसको 360 सीट मिलने वाले हैं, तो फिर क्या होगा कि इसके बेस पे इनके पास क्या होगा कि अलग अलग पैसे आएंगे, पहला ये रहेगा। दूसरा, अलग अलग इसकी जो कंपनीज होगी उसका क्या होगा, मार्केट वैल्यू बढ़ जाएगा, है ना। इनडायरेक्टली क्या रहता है, हर एक पार्टी के साथ कुछ ना कुछ कंपनीज जुड़ी रहती है ना। तो इसका वैल्यू बढ़ गया। अब ये क्या करेगा कि इसको सारा पैसा मिल जाता है तुरंत। जैसे पैसा मिल रहा है तो ऑटोमेटिकली ये अगर कम हो गया, तो पार्टी तो पैसा कमा के निकल गई, ठीक है। बाकी फिर किसको लॉस होता है, कंपनीज को, है ना। कंपनीज को लॉस होगा या तो फिर पब्लिक को। क्यों कि स्टॉक मार्केट ऑटोमेटिकली क्रैश करेगा किसी का, और अगर वो क्रैश करेगा तो उसमें पैसा कौन लगाता है, पब्लिक, है ना। तो पब्लिक पैसा लगाता है तो वो पैसा क्या होगा, वहीं से निकाल लेंगे सब। तो इस तरीके से क्या होता है, चीजें ऊपर नीचे जाती है, ठीक है। तो एग्जिट पॉल इसीलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंस होता है। अब वहां पे हम क्या करते हैं, क्लस्टर सैम्पलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। कि कहीं से भी क्या करेंगे, अगर उठाएंगे तो पूरा ग्रुप ही उठाएंगे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, क्लस्टर सैम्पलिंग हो गया। ये समझ में आया। तो आपको मैंने बता दिया कि सैम्पलिंग सैम्पलिंग में हमारे पास क्या था, प्रोबेबिलिटी के बेस पे था। प्रोबेबिलिटी में पहला हमारे पास रैंडम, दूसरा हमारे पास स्ट्रैटिफाइड, तीसरा हमारे पास systematic, और चौथा हमारा क्लस्टर, ठीक है। फिर इसके अलावा नॉन प्रोबेबिलिटी में आएंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी में हमारे पास सिंपल आता है, पहला कन्वीनियंस। इसमें कोई भी प्रोबेबिलिटी का नहीं है कि जिसको जैसा अच्छा लगेगा वो वैसा डिसीजन लेगा, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस, है ना। कि मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैं ये करूंगा, तो उसको बोलते हैं कन्वीनियंस। ये नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पे आता है। और दो तीन होते हैं, और इसमें एक होता है हमारे पास स्नोबॉल। स्नो दो और होते हैं, उसका नाम मुझे याद नहीं है। कोटा हो गया। हम्म, कोटा भी कोट्टा भी होता है। कोटा होता है। कोटा कोट्टा, then snowball। क्या हो गया, सुनाई यहाँ तक दे रहा है। वही मैं सर बोला, हंस रहा है। मैं तो कोटा ही बोला था। पढ़ना है तो सही से पढ़ो, नहीं तो दरवाजा कोई भी खोल के जा सकता है, ठीक है। चीजें बोलना गलत बात नहीं है, लेकिन कहाँ बोल रहे हो वो सोच समझ लो, ठीक है। समझ में आया कि जिसको जैसा बोलना है सबको छूट है, लेकिन जगह देख के। हम्म। तो ये लिख लो। जजमेंटल दिखा रहा है। हाँ, जजमेंट के बेस पे, मतलब हम लोग ये चीजें लिख लेंगे, बट ये क्या रहता है ना, हम लोग यूज नहीं करते जजमेंटल। इसमें से ये तीन यूज नहीं करते, इसमें से जो यूज करते हैं वो स्नोबॉल सैम्पलिंग का यूज करते हैं, ठीक है। स्नोबॉल होता क्या है, हाँ, बर्फ का गोला। फिर कि जैसे आप क्या करते हो, किसी हाइट में बर्फ का एक छोटा सा गोला रखते हैं, जैसे जैसे नीचे आता है वो क्या होता है, धीरे धीरे लार्ज साइज हो जाता है ना। तो इसको हम यहाँ पे कैसे यूज करेंगे, फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे भी डेटा होगा जो रेयर होगा कलेक्ट करना, जिसके बारे में आपको कभी भी पता नहीं चलता। जैसे फर्स्ट टाइम अगर कोविड किसी को हुआ था, तो क्या पता करना पॉसिबल था इसको हुआ है किसी को नहीं। दूसरा, कि सब लोग डर भी रहे थे, है ना, कि चेकअप करवाएंगे तो क्या होता है, पकड़ के ले जाते हैं, है ना। तो हम क्या कर रहे थे, हैं, हाँ, घर भी सील कर देते हैं पूरा का पूरा। तो उस समय क्या होगा कि उस समय कोविड का डेटा कलेक्ट करना पॉसिबल नहीं था। तो हम क्या करते हैं कि पहला कहीं से अगर हमें क्लू मिलता है हम वहां पे जाते हैं, अगर वहां पे कोई रहता है, अगर किसी को कोविड होता है तो हम क्या करते हैं फिर,
उसी के चेन में चीजें चेक करते हैं। चेन का मतलब क्या हो गया, उसी के रिलेशन में, है ना, कि सबको फिर चेक करेंगे, ठीक है। अब इसमें से जिसको होगा, फिर उसके कनेक्शन में जितने लोग होंगे उसको फिर हम चेक करेंगे, तो उससे क्या होगा कि पॉसिबिलिटीज जो था डेटा का वो धीरे धीरे कवर होने लगेगा, है ना। तो इससे ही आइडिया लगता है कि वो बीमारी कहाँ से फैला था और किस तरीके से कहाँ पे गया, है ना। तो ये क्या होता है, स्नोबॉल सैम्पलिंग होता है, कि आपके पास स्टार्टिंग में क्या होगा, रेयर होगा, एक दो होंगे, जिसके बेस पे आप क्या कर सकते हो, डेटा कलेक्ट करोगे। देन उसी का रिलेशंस के बेस पे क्या करते हो, फिर आगे जाके डेटा कलेक्ट करते हो, ठीक है। तो ये चीज ज्यादातर स्नोबॉल का रहता है हमारे मेडिकल फील्ड में। क्यों? क्योंकि जब भी कोई भी नया बीमारी आता है, इलनेस आता है, तो क्या होता है, रेयर होता है फाइंड करना। तो फिर हम क्या करते हैं, अगर कहीं पे उनको सेम बीमारी हुई है तो फिर क्या करते हैं, उसी हॉस्पिटल में जाते हैं और उसी डॉक्टर से क्या करते हैं, पूछते हैं कि ये कहाँ से था, किस तरीके से हुआ था। देन उसी के बेस पे क्या होता है, उसके विलेज पे जाते हैं, देन सारी चीजें वहां पे चेक करते हैं। देन फिर क्या होता है, आपको धीरे धीरे वो डेटा मिल जाता है ना। तो ये क्या हो गया, हमारे पास स्नोबॉल सैम्पलिंग हो गया, ठीक है। ये समझ में आया। तो नॉन प्रोबेबिलिटी में हम लोग जो यूज करते हैं वो स्नोबॉल का रहता है। बाकी फिर आपके हिसाब से रहता है कन्वीनियंस, कोटा और जजमेंट। कन्वीनियंस का मतलब क्या हो गया, कि सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे, मुझे अच्छा लग रहा है ना। तो वो हो गया मेरे कन्वीनियंस के हिसाब से। दूसरा रहता है कोटा के बेस पे, मतलब 5 लोग जा रहे हैं, ठीक है, वहां पे मेजोरिटी वोट करवा लिया, तो 3 लोग जो बोलेंगे उसी के क्या करेंगे, हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। जजमेंट का मतलब क्या हो गया, कि दोनों पक्ष के चीजों को वो सुनेगा और देन उस पर डिसाइड करेगा वो किस पे क्या फैसला देगा, है ना। और ये जजमेंट वाला क्या आता है, थोड़ा सा नॉलेजेबल होता है, ठीक है, अगर बायसनेस ना हो तब, है ना। कोटा वाला मतलब वही वोटिंग वाला। कि आप क्या कर रहे हो, इस चीजों में ज्यादा बिलीव करते हो तो आपका क्या रहेगा, कि आप उस कोटा में लाई कर रहे हैं। जैसे बोलते हैं ना, कि आपने बोला कि मुझे यहाँ पे जाना है, ABC, मतलब एक जगह पे, वहां पे अब 5 दोस्त हो, तो ये क्या करेगा, नहीं बी चलना है, तो जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी उधर चले जाएंगे, है ना। तो ये क्या रहता है, आपके कोटा सिस्टम रहता है, ठीक है, कि पूरा एक ग्रुप किधर जाना चाहता है। तो एक क्लस्टर के बेस पे हो गया नॉन प्रोबेबिलिटी। जैसे इसके नीचे देखोगे, तो नॉन प्रोबेबिलिटी में क्या, कन्वीनियंस, कि इनको इसका जिससे बनता है उसके बेस पे चलेगा। देन प्रपोसिव में क्या होता है, दूसरा प्रपोसिव, या फिर हमारे ख्याल से जजमेंट का नेम अलग अलग कहीं कहीं मिलता है। कोट्टा आपको पता चल गया कि ये ग्रुप के बेस पे डिफाइन करेगा, दोनों का सुनेगा, और जिसकी मेजोरिटी ज्यादा होगी वो उधर चला जाएगा, ठीक है। स्नो बॉल में कनेक्शन के बेस पे होता है, ठीक है, जिधर आपको कनेक्शन मिल रहा है आपको डेटा वहां से मिल जाएगा। वॉलेंट्री ये अलग चीज हो गया, पर्सपेक्टिव क्या है, जजमेंटल ये पर्सपेक्टिव, ठीक है। देखोगे तो ऑल्सो नोन एज जजमेंटल सैम्पलिंग, ठीक है। लेकिन जो आपको याद रखना है वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे रहता है वो, ठीक है। याद रहा तो वेल एंड गुड, नहीं रहा तो भी सही। क्यों? क्योंकि डेटा आप कलेक्ट नहीं करते, ये डेटा कलेक्ट करवाने का काम होता है कंपनी का, ठीक है। तो जैसे आप क्या करते हो, मार्केट में जाओगे तो कोई फॉर्म फिल करवाएगा, कोई पर्ची बांटेगा, कोई क्या करता है आपको QR कोड स्कैन करवाता है ना। तो बेसिकली आप क्या करते हो, डेटा ही कलेक्ट करते हो, वो भी। लेकिन उसमें भी क्या रहेगा, कंपनी बताएगी ना क्या डेटा चाहिए मुझे, किस टाइप का चाहिए, है ना। तो वो चीज़ आप खुद से डिसाइड करते हो, ठीक है। तो ये ज़्यादातर हम क्या करते हैं, जब न्यू डेटा कलेक्ट करते हैं, और ये ज़्यादातर यूज़ होगा जब आप क्या करते हो, ML वाले फील्ड में जाते हो, एनालिस्ट वाले फील्ड में डेटा आपको सामने से मिल जाता है। ये हो गया टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे भी दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे, नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पे, प्रोबेबिलिटी में ये है और नॉन प्रोबेबिलिटी के बेस पे ये है। यहाँ पे क्या है, बेसिक एग्जांपल है, कि अगर रैंडम आप करते हो तो क्या हो सकता है, कोई भी पिक हो सकता है। सिस्टमेटिक करते हो तो क्या होता है, कि हर एक 2 नंबर के बाद आपके पास डेटा आ रहा है, ठीक है। देन आप क्या करते हो, स्ट्राटिफाइड करते हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, 2 अलग ग्रुप बना रहे हो और उसके बेस पे क्या कर रहे हो, डेटा ला के दे रहे हो, ठीक है। क्लस्टर, क्लस्टर का मतलब क्या हो गया, कि आपने क्या किया, एक तरीके से अलग अलग ग्रुप बना दिया है और उसमें से क्या किया है, 2 ग्रुप को डायरेक्टली पिक कर लिया। बाकी जो हमें याद रखना होता है, ये 4 होते हैं हर एक स्नोफॉल का, ठीक है। बाकी जो इसका स्टार्ट होगा वो रहेगा कोवेरियंस और कोरिलेशंस, ठीक है। इसलिए एक हमारे पास था उसको
सा सिंपल रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास क्या रहेगा कि जब भी डेटा रहेगा एक्स वाई के बेस पे हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, क्योंकि ये क्या बनाता है, दो डेटा के बीच में कैसा रिलेशन होगा। ठीक है, तो रिलेशंस कैसा हो सकता है, या तो अप ट्रेंड होगा, या तो डाउन ट्रेंड होगा, या तो स्टक होगा, है ना। तो इसमें से कोवेरियंस होता क्या है, पहले वो हम लोग देखते हैं। कोवेरियंस का सिंपल मीनिंग क्या होगा, को का मीनिंग क्या होता है और वेरियंस का क्या मीनिंग होता है, बता सकते हो? हम्म? को का मतलब होता है, नहीं सुना, केमिस्ट्री में ज्यादा ये पाई ट्राई ऑक्टा हेक्सा इस तरीके से नंबरिंग होती है, तो इसका मतलब भी होता है। ठीक है, इसका मतलब होता है दो वेरिएंस। वेरिएंस का फॉर्मूला क्या था, एक्स आई माइनस म्यू का होल स्क्वायर समेशन 1 बाई, ये हमारा क्या था, वेरिएंस का फॉर्मूला। अब इसमें हमारे पास क्या है, सिर्फ एक्स की वैल्यू है ना। तो अगर आप क्या करते हो कि हमारे पास एक्स ये हो गया और ये वाई हो गया, अब ये दोनों के बीच क्या रिलेशन है वो हमें देखना है, मतलब कितना डिफरेंस आता है। अगर इसको चेंज करेंगे तो इसके बेसिस पे ये कितना चेंज होता है, इसको चेंज करेंगे तो इसके बेसिस पे ये कितना चेंज, वो हम क्या करेंगे, वेरिएंस के थ्रू बता सकते हैं कि अगर ये वेरी कर रहा है तो ये भी वेरी कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, और ये अगर वेरी कर रहा है तो इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो ये हम कैसे कर सकते हैं, तो इसी वेरिएंस के फॉर्मूला को क्या करते हैं ना, थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं। तो इसको ब्रेक करेंगे तो किस तरीके से होगा, 1/n समेशन एक्स आई माइनस म्यू, और इसी को क्या है, स्क्वायर है तो हम क्या कर सकते हैं, डबल लिख सकते हैं, माइनस, ये दो बार लिख सकते हैं चलेगा। अब इसी में क्या रहता है कि एक एक्स का रहेगा और दूसरा जो हम बना देंगे वो वाई का बना, म्यू ऑफ वाई, इसका अलग एवरेज निकलेगा और इसके बेस का अलग होगा, अलग एवरेज निकलेगा, इसके बेस का अलग होगा। तो जब हम इसी फॉर्मूला को इस तरीके से लिखते हैं एक्स और वाई के बेस पे, तो ये हमारा क्या होता है, कोवेरियंस हो जाता है। ये समझ में आया। अभी कोवेरियंस क्या करता है कि मैंने बताया था कि आपको ये बताया गया कि एक्स के बेसिस पे वाई का वैल्यू इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, आप ये डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो ये कैसे निकलता है, तो सिंपली हमारे पास क्या होता है, नंबर आते हैं, या तो पॉजिटिव नंबर आएगा या तो नेगेटिव आएगा। इसमें पॉजिटिव नेगेटिव क्यों आएगा, क्योंकि इसमें क्या है, स्क्वायर का रोल नहीं है ना। तो डायरेक्टली या तो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो इसी से हमें पता चलता है अगर प्लस है तो वो अप ट्रेंड होगा, और अगर वो माइनस है तो क्या होगा, डाउन ट्रेंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कुछ इस तरीके से इन्होंने रिलेशंस दिखाया है। देन कोवेरियंस का अगर फॉर्मूला देखोगे तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखेगा, ठीक है, सेम वेरियंस का ही फॉर्मूला है, और यहाँ पे n-1 क्यों दिया है, डिवाइडेड बाय n कर रहे थे, है ना। तो आप आगे जाके देखोगे तो हमारे पास क्या आता है, पॉपुलेशन और सैंपल होते हैं, है ना। पॉपुलेशन का एक्यूरेसी अलग रहेगा और सैंपल की एक्यूरेसी अलग रहेगी, है ना। सैंपल का जो एक्यूरेसी रहेगा वो पॉपुलेशन से हमेशा कम होता है, याद है क्यों होगा, क्योंकि पॉपुलेशन में क्या होता है, आपके पास 100% डेटा होता है ना। अगर 100% डेटा के बेस पे काम करोगे तो क्या होगा, एक्यूरेसी भी सही आएगा, है ना। इस सैंपल में क्या होगा कि आपके पास हमेशा जितना भी डेटा होगा उससे एक कम ही होना चाहिए, तभी वो क्या कहलाएगा, सैंपल कहलाएगा। कि मान लो आपके पास क्या टोटल 10 डेटा सेट है, तो हम कितने का सैंपल बना सकते हैं, मिनिमम और मैक्सिमम। अगर इसका मुझे सैंपल बनाना है तो एक सैंपल का साइज मिनिमम कितना रख सकते हैं और मैक्सिमम कितना रख सकते हैं, बता सकते हो? अगर आपको इसमें से 10 डेटा सेट से एक सैंपल बनाना है तो मिनिमम एक सैंपल में कितना डेटा रख सकते हैं, तो मिनिमम एक रख सकते हैं और मैक्सिमम 9 रख सकते हैं। अगर 10 रख देंगे तो क्या होगा, वो फिर पॉपुलेशन बन जाएगा। ठीक है, तो हम लोग जो भी फॉर्मूला देखेंगे वो सैंपल के बेस पे देखेंगे, इसलिए यहाँ पे क्या है, -1 किया है। ठीक है, सिंपल अभी हम लोग यही समझते हैं कि हम क्या करें, जो भी फॉर्मूला होगा वो सैंपल के बेस पे होगा। ठीक है, अगर यही फॉर्मूला पॉपुलेशन के बेस पे रहेगा तो क्या बन जाएगा, तो यहाँ पे सिर्फ एन लिख देते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, थोड़ा सा आपका डिफरेंस होता है। तो हमारे पास क्या है, कोवेरियंस है एक्स और वाई के बेस पे। ठीक है, इन्होंने यहाँ पे बताया क्या चीज, कि हमारे पास जो वेरिएंस का फॉर्मूला था उसी को कोवेरियंस में कैसे कन्वर्ट किया है। जो यहाँ पे फॉर्मूला था वो एक्स से एक्स का क्या था रिलेशन, वो बता रहा था। ठीक है, यहाँ पे जो अब पता चलेगा वो क्या पता चलेगा, एक्स से वाई का क्या रिलेशन है। ठीक है, तो डायरेक्टली यही फॉर्मूला लगा के हम क्या करते हैं, निकालते हैं। अब इसमें मैंने बताया कि जो वैल्यू आएगा वो या तो पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा। ठीक है,
या तो ये पॉजिटिव आएगा या तो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव आता है, वही क्या है, रिलेशन बताता है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो आप क्या कर सकते हो कि हमारा अगर एक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब सिंपल समझ जाना कि वाई भी इंक्रीज होगा, ठीक है। इसका सिंपल यही मीनिंग होता है पॉजिटिव का। नेगेटिव का क्या होता है कि अगर हमारा क्या हो रहा है कि एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई हमारा क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखोगे तो क्या है, एक्स इंक्रीज हो रहा है तो इसके रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, वाई डिक्रीज हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा नेगेटिव। देन इसका एडवांटेज ये रहा, डिसएडवांटेज क्या रहेगा इसमें कि इसका कोई भी लिमिट नहीं होता। कि आप कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव में क्या होगा, इन्फिनिटी तक जा सकता है और नेगेटिव में भी इन्फिनिटी तक जा सकता है ना। क्योंकि कैलकुलेशंस में क्या है, ऐसा कोई रेंज तो फिक्स नहीं है। तो हम क्या करेंगे कि इस नंबर का कोई भी यूज केस नहीं होगा, सिर्फ साइन का ही यूज कर रहे हैं। तो इस नंबर को अगर आपको यूज करना है कि जो हमारा रिलेशन है कितना स्ट्रांग है ना, कि अगर पॉजिटिव है तो कितना पॉजिटिव है, नेगेटिव है तो कितना नेगेटिव है, वो हम क्या करते हैं एक रेंज के बेसिस पे निकालते हैं। तो कैसे निकाल सकते हो, तो सिंपली हम क्या करते हैं इसी के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं कि जो भी हमारे पास कोवेरिएंस होगा एक्स और वाई का, उसी के स्टैंडर्ड डेविएशन से आप क्या करोगे, डिवाइड कर दोगे, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, ठीक है। अब इससे क्या बेनिफिट होगा स्टैंडर्ड नंबर मिल कि आपका पहला यूनिट कैंसिल हो जाएगा, दूसरा आपका जो रेंज होगा कि जब भी आप किसी के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड करते हो तो उसका रेंज फिक्स हो जाता है। इसका जो रेंज होता है वो -1 से +1 के बीच में चला जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या बेनिफिट होगा कि जितना ज़्यादा वो माइनस होगा उतना क्या होगा, स्ट्रांगली नेगेटिव कोरिलेशन, जितना ज़्यादा वो प्लस होगा वो क्या होगा, स्ट्रांगली पॉजिटिव कोरिलेशन आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या रहता है, इसी नंबर के बेस पे हम लोग निकालते हैं। तो आगे जाके आप क्या करते हो, एक हीट मैप का कॉन्सेप्ट देखना होगा, ठीक है। हीट मैप में यही चीज़ हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादा, कि दो डेटा के बेस पे रिलेशन कैसा है ना। और मशीन लर्निंग में इसका क्या करते हैं, फीचर सिलेक्शंस के लिए भी करते हैं। तो क्यों, कि मान लो आपके पास क्या है, डेटा है, डेटा कुछ इस तरीके से है कि आपके पास क्या है, एरिया है, देन ऑनर का नेम है, देन आपके पास नंबर ऑफ रूम्स है और उसके बेस पे प्राइस है, ठीक है। अगर एरिया बढ़ेगा तो प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, देख लो कहाँ पे देखा है। मान लो आप क्या कर रहे हो, कहीं पे कुछ खरीदने जा रहे हो तो प्राइस बढ़ेगा ना। तो सिंपल है, एरिया अगर बढ़ रहा है तो प्राइस भी बढ़ेगा, तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या होगा, पॉजिटिव कोरिलेशन आपको वैल्यू ऑटोमेटिकली दिखेगा। यहाँ पे क्या ऑनर का नेम है, ऑनर का नेम कुछ भी हो उसके बेस पे प्राइस घटेगा या बढ़ेगा, तो ये कुछ भी नहीं होगा, है ना। लेकिन अगर जो भी मैं प्रॉपर्टी सेल करता हूँ वो सिर्फ क्या है, बिग सेलिब्रिटीज का है। अब बताओ, वहां पे नेम होगा एक कॉलम, अब उसके बेस पे प्राइस बढ़ेगा या घटेगा, हम्म और तो जितने भी बड़ी सेलिब्रिटीज का रहता है उसका अगर आप सेल कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो वहां पे मान लो कि आप नॉर्मल सेल कर रहे हैं तो वो चल जाएगा, लेकिन क्या है कोई सेलिब्रिटीज का है तो उसके बेस पे आप सिर्फ क्या कर रहे हो, वहां पे सेल कर रहे हो, तो आपने बोला कि नेम के बेस पे नहीं चलेगा, लेकिन वहां पे क्या होता है, नेम के बेस पे ही चलता है ना। तो वहां पे दिखाएगा कि नेम और प्राइस का जो रिलेशनशिप है वो स्ट्रांग है, ठीक है। जनरल लाइफ में क्या होता है, कोई इम्पैक्ट नहीं होता नेम का, है ना। तो अगर जनरल लाइफ का एग्जांपल लेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, नेम और प्राइस के बीच में कोई कोरिलेशन नहीं दिखेगा, है ना। लेकिन कुछ स्पेशल केस लोगे तो वहाँ पे क्या दिखेगा, नेम और प्राइस के बेस पे रिलेशन दिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इस तरीके से देखते हैं कि हमें तो हर एक डेटा के बारे में तो पता नहीं होगा कि ये डेटा इससे क्या हो सकता है, कनेक्टेड हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। तो फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे कोरिलेशन ही देखते हैं, ठीक है। तो कोरिलेशन का जो बेस्ट वैल्यू होता है वो -3 से अबव होता है और +0.3 से अलग, 0.3 होगा। बाकी इसके बीच का जो होता है वो क्या था, ऑन है ना, नॉर्मल वैल्यूज मान के चलते हैं कि उसमें कोई भी रिलेशंस नहीं होगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमारे पास क्या होता है, एडवांटेज मिल जाता है। तो मैंने क्या बताया कि सेम चीज़ कि हमने कोरिलेशंस जो निकाल रहे हैं वेरिएंस के थ्रू ही निकाल रहे हैं। सिर्फ क्या करें कि जो भी हमारा कोवेरियंस का फॉर्मूला होगा उसमें क्या करते हैं, दोनों के स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर देते हैं,
जैसे ही डिवाइड करते हैं वो हमारा क्या होता है, रेंज -1 से +1 के बीच में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब ये चेंज हो गया, इसको हम लोग देखते कैसे हैं, तो वो भी दिखा देते हैं। कोरिलेशंस, कोरिलेशंस, विकिपीडिया ही ओपन कर, कभी कोरिलेशंस यूज किया है? इकोनॉमिक्स में तो हमेशा होता है, जिसका बीए होगा उसका इकोनॉमिक्स होगा, तो उसमें होगा, है ना। किन्हीं का बीए था इकोनॉमिक्स, सबसे भी नहीं था। सबसी मतलब जो हमारा मेन सब्जेक्ट होता है उसके अलावा जो सब्जेक्ट रहता है उसको बोलते हैं सबसी, सब्सिडरी, है ना। किसी का नहीं था, चलो नहीं था तो फिर क्या कर सकते। ठीक है, चांद तारे हैं। हम्म, सियाही है। तो मान लो हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल हाउस का ही लेके चलते हैं, कि मान लो मेरे पास क्या है, दो कॉलम है, एक एरिया है और एक प्राइस है। ठीक है, देन आपके पास जितना डेटा होगा, कि मान लो 300 है, 400 है, 500 है, 600 है, इस तरीके से होगा। ठीक है, तो उसी के बेसिस पे क्या होगा, प्राइस भी इंक्रीज होगा, है ना। देन आप इसमें से किसी भी डेटा को चेंज करोगे तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, यहाँ पे चेंज होगा। और वो जो चेंज होगा, अगर आपने इसको इंक्रीज किया है तो ये भी इंक्रीज होगा, इसको डिक्रीज करोगे तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो ये चीज क्या होता है, यहाँ पे आपको दिख जाता है। अगर मैं ये एक डेटा लेता हूँ, ये मेरा क्या है, प्राइस है, सॉरी ये प्राइस ले लेता हूँ, और ये एरिया ले लेता हूँ। अब इसमें क्या है, 1 दिख रहा है ना। मैंने जो अभी बताया था कि जो वैल्यू होता है -1 से +1 के बीच में होगा। +1 का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव कोरिलेशंस, मतलब कि एक वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरा क्या होगा, दूसरा भी बढ़ेगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा ऑटोमेटिकली घट जाएगा। ठीक है, तो ये होता है। तो अगर आप क्या करते हो, कि जो भी हमारे पास 100% डेटा होगा, वो सारा डेटा क्या होगा, कि अगर एरिया में बढ़ रहा है तो प्राइस भी 100% चेंज होगा। तो यही बताता है यहाँ पे, कि अगर आपका जो कोरिलेशंस की वैल्यू 1 है, वो क्या करेगा, एक ही स्ट्रेट लाइन में हर एक डेटा लाई करेगा। ठीक है, ये समझ में आया, कि मान लो आपके पास क्या है, 100 डेटा पॉइंट्स हैं। ठीक है, आप क्या करो, 100 में से कोई भी एक डेटा पॉइंट चेंज करोगे तो परफेक्टली 100% चांस रहेगा कि वो वाई भी चेंज होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, परफेक्टली पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया। ये समझ में आया, बताओ ऋषि, बताओ समझ में आया, ध्यान कहाँ था, बताओ क्या नहीं समझ में आया। सुमित, जब तुम्हें क्या समझ में नहीं आया तो बताओगे तभी ना, फिर बता पाएंगे। बताओ, इसमें हम क्या समझाने का ट्राई कर रहे हैं। हम्म, तो बताओ। जैसे आप बोलते हो ना, कि जैसे जैसे मेरा एक्सपीरियंस बढ़ेगा वैसे वैसे सैलरी बढ़ेगा, ऐसे बोलते हो। तो उसमें आप क्या कर रहे हो, पॉजिटिव कोरिलेशंस देख रहे हो, कि जितना नंबर ऑफ एक्सपीरियंस होगा उतना ज्यादा क्या होगा, आपकी सैलरी भी बढ़ेगी। तो वही चीज हम यहाँ पे क्या रहे हैं, हाउस का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, कि जितना स्क्वायर फीट आप इंक्रीज करते जाओगे, प्राइस भी क्या होगा, उतना ज्यादा बढ़ता जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या है, कि आपका ये 100% कोरिलेशन है, मतलब कि ये 100% हर एक डेटा के बेस पे काम करेगा। कि मान लो आपने रेंडमली कोई भी डेटा पुट कर लिया, ये उठा लिया, इसके बेस पे क्या होगा, इसकी प्राइस आप देखोगे, इनको इंक्रीज करके देखोगे तो ये भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। इसको डिक्रीज करके देखोगे तो ये भी क्या होगा, डिक्रीज होगा, है ना। तो इस चीज को हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव कोरिलेशन, है ना। ये क्या करेगा, एक ही लाइन पे लाई करेगा। ठीक है, तो 100 डेटा पॉइंट्स लोगे तो 100 में से क्या रहेगा, 100 डेटा पॉइंट्स चेंज होंगे। दूसरा यहाँ पे दिख रहा है कि थोड़ा सा हमने क्या किया, कोरिलेशंस की वैल्यू को डिक्रीज कर दिया, 0.8 है। ठीक है, इसका मीनिंग क्या हो गया, कि आपके पास 100 डेटा पॉइंट्स है, उसमें से क्या होगा, कि जो भी आप रिलेशंस फाइंड करोगे, मतलब इसमें से क्या होगा, कि 80% डेटा ही क्या करोगे, आप चेंज करोगे, या फिर इसमें से कोई भी रैंडम डेटा उठाओगे तो उसमें क्या रहेगा, 80% चांस रहेगा कि वो चेंज होगा। कैसे,
क्योंकि हमारे पास क्या है, एक लाइन जब भी ड्रॉ होता है तो आपको कुछ इस तरीके से दिखेगा कि मान लो आपने इस पॉइंट को उठा लिया, तो इसके चांसेस क्या होंगे, नहीं होने का होगा चेंज। क्यों? क्योंकि कहीं पे दिख रहा है कि ये क्या है, लो वैल्यू है, लेकिन क्या है, इसका भी क्या है, लो है। इसी तरह देखोगे यहाँ पे क्या है, एक्स की वैल्यू हाई है, मतलब कि एरिया तो बढ़ गया है, लेकिन इसकी प्राइस क्या है, लो दिख रही है ना। क्यों? क्योंकि आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करके देखोगे। तो कुछ ऐसे भी डेटा पॉइंट है, 20% ऐसा डेटा पॉइंट होगा जो क्या होगा, आपके एक्स के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होगा, है ना। तो वो रेंडम हो जाता है थोड़ा सा। तो ये क्या हो गया, 80% कोरिलेशन हो गया। ठीक है। जैसे इसका हाउस की प्राइस कम क्यों होंगी, हो सकता है हॉन्टेड हो सकता है क्या है, बहुत पुराना हो, है ना। ऐसा भी हो सकता है कि मैंने बोल दिया कि 1500 स्क्वायर फीट है, लेकिन क्या है, 50 साल 60 साल पुराना है, तो उसकी प्राइस क्या होगी, ऑटोमेटिकली कम होगी। तो एक्स्ट्रा फैक्टर भी क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। यहाँ पे हम सिंपल एग्जांपल लेके चल रहे हैं 2 कॉलम के बेस पे, लेकिन रियल वर्ल्ड में क्या होता है, सारी चीजें देखते हैं, है ना। कि नंबर ऑफ बालकोनीज कितने होंगे, किचन कितने होंगे, हॉल कितने होंगे, देन उसमें पुराना ओनर कौन सा था, देन और उसमें केस वेस और बिल्डर कैसा था, देन वहाँ की सोसाइटी कैसी है, वहाँ का सोसाइटी में प्रीमियम है या फिर नॉर्मल है। तो इस तरीके से क्या होता है, अलग अलग फैक्टर्स भी डिसाइड करते हैं। अब ये तीसरा आप बताओ, इसका क्या मीनिंग होगा। ये हमारे पास एरिया हो गया और ये प्राइस हो गया। ठीक है। कि जब भी आप डेटा यहाँ से पिक करोगे, तो उसमें से 40% डेटा ही पिक होगा, जिसके बेसिस पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, है ना। तो 60% क्या है, वो रेंडम है, कि हो सकता है वो प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है। लेकिन इसका रिलेशन क्या है, पॉजिटिव में 0.4 है, मतलब आपके पास अगर 100 डेटा पॉइंट्स है, तो उसमें से अगर 40 डेटा पॉइंट्स उठाते हो, तो उसका फिक्स होगा कि प्राइस चेंज होगा अप साइड पे। ठीक है। तो ये सिंपल मीनिंग होता है, 60% का चांस होगा क्या, कि वो चेंज नहीं होगा। ठीक है। और वो चेंज होगा भी तो रैंडम चेंज होगा। ठीक है। तो ये कोरिलेशन हम लोग यहाँ पे फाइंड करते हैं। अब जीरो का मतलब क्या हो गया, कि कुछ भी हो सकता है, मतलब उसमें कोई भी रिलेशंस नहीं है। कि आप बोल दिया कि क्या है, स्क्वायर फीट बढ़ा दिया तो ऑटोमेटिकली आपको कहीं पे दिखेगा तो इसका प्राइस एकदम लो जा सकता है, तो कहीं पे क्या होगा, एकदम हाई पे भी दिखेगा, है ना। सेम, मान लो ये 1500 स्क्वायर फीट है, तो 1500 स्क्वायर फीट का वैल्यू ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है ना। तो आप नहीं बता सकते कौन सी वैल्यू हो सकती है। ठीक है। तो ये क्या होता है, एक्स के रिस्पेक्ट में वाई होता है। तो वैल्यू आपस में कैसे कोरिलेटेड है, ये समझ में आया। इसी तरीके से नेगेटिव में जाओगे तो यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है। मान लेते हैं नंबर ऑफ ईयर्स है, और ये क्या है, प्राइस है। ठीक है। तो जैसे जैसे क्या होगा, कि हाउस का नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ेगा, वैसे वैसे क्या होता है, प्राइस डाउन होता है ना। अगर ये क्या है, 100% को रिलेशन का मतलब क्या है, कि आपके पास जो भी डेटा है उसमें से क्या होगा, परफेक्टली नेगेटिव जाएगा। ठीक है। और इसमें क्या है, अगर 40% मतलब इसमें से 40 डेटा पॉइंट्स का ही प्राइस क्या होगा, डाउन जाएगा। बाकी जो होगा वो रेंडम होगा 60%। इसमें क्या होगा, कि 80% प्राइस डाउन जाएगी, और जो 20% हाउस होंगे उसका क्या होगा, रेंडम प्राइस होगा। ठीक है। तो ये क्या है, हमारा रिलेशनशिप देखने का तरीका होता है। ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये चीज हम जो नंबर निकाल रहे हैं, ये वाला ये वाला ये किससे निकलेगा, को रिलेशन से। ठीक है। एक्सेल पे भी आप सिंपल यूज कर सकते थे और नॉर्मली कहीं पे भी। कैसे यूज करते हैं, तो सिर्फ को रिलेशंस और 2 कॉलम को पास कर दोगे, बस ये आपको रिजल्ट ला के तुरंत दे देगा। ठीक है। तो इसको यूज करने का तरीका एकदम सिंपल होता है, फंक्शंस यूज करते हैं, फंक्शंस में डेटा पास करते हैं और ये यूज हो जाता है। ठीक है। आपको जो याद रखना है वो यूज केस याद रखना है। ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पे सबका वैल्यू 1 दिखा रहा है, इसका क्या मीनिंग है। हम्म कि यहाँ पे आगे जाके जब हम एमएल पढ़ते हैं ना, तो एमएल में आता है स्लोप का कॉन्सेप्ट, y इक्वल टू mx+c, और m क्या रहता है, स्लोप रहता है ना। तो जो हम स्लोप बोलते हैं और जहाँ पे को बोल रहे हैं, दोनों डिफरेंट होते हैं। ठीक है। वही क्या है, सेकंड लाइन में थोड़ा समझाने का ट्राई किया है। स्लोप क्या है, इसका ज्यादा है, इसका कम है, इसका क्या है, बहुत कम है ना। इसी तरीके से क्या है, इसका भी सेम तरीका है, इसका भी क्या है, इस तरीके से देखोगे स्लोप कुछ ज्यादा है, इसका क्या है, बहुत ज्यादा है ना। तो स्लोप पे हमारा वो रिलेशन डिपेंड नहीं करता, जो हमारा, हाँ, नहीं करता, सिंपल सी बात है। उसमें जो डिपेंड करता है वो हमारा डेटा करता है। ठीक है। अगर हमारा डेटा क्या है, परफेक्टली एक लाइन पे अलाइन हो रहा है, तो वो क्या हो गया, 100% पॉजिटिव कोरिलेशन हो गया, चाहे वो उसका एंगल कोई भी हो। ठीक है। बाकी फिर आता है ये लीनियर जो कोरिलेशन हम लोग देख रहे हैं,
वो सिर्फ लाइन के बेस पे देख रहे हैं, या तो अप जाएगा या तो डाउन जाएगा या तो स्टैक रहेगा, है ना। अगर नॉन लीनियर रहा तो, नॉन लीनियर का मतलब क्या होता है कि डेटा हमारा कोई भी पैटर्न में हो सकता है, कि हमेशा इसी तरीके से पैटर्न तो नहीं मिलेगा रियल वर्ल्ड में। तो अगर हमारे पास कुछ भी पैटर्न हो सकता है, जैसे यहाँ पे क्या दिया है, कोई भी रैंडम पैटर्न दिया हुआ है इस तरीके से, ठीक है। अब इसमें क्या कोरिलेशंस आएगा या नहीं आएगा? तो सिंपल, अगर आपके पास रैंडम पैटर्न है तो इसमें कोई भी कोरिलेशंस आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। मतलब एक डेटा दूसरे डेटा से कितना कोरिलेटेड है, ये हमेशा क्या आएगा, नहीं ला के दे पाएगा। फिर हम इसकी जगह पे फिर क्या करेंगे, तो इसके डेटा को ट्रांसफॉर्म करेंगे। समझ में आया? ट्रांसफॉर्म का मीनिंग क्या होता है कि सिंपली इसके वैल्यूज को ऐसे वैल्यू में चेंज कर देना जो या तो वो लीनियर बन जाए, या तो जो हमारे पास आगे इक्वेशंस होंगे उसमें क्या हो, चेंज हो जाए, ठीक है। नॉन लीनियर तो नॉन लीनियर का, पैटर्न देता है। तो ये तो नॉन लीनियर है, नॉन लीनियर है तो इसमें क्या होगा, कोरिलेशंस नहीं दिखेगा। तो इसको कोरिलेशंस दिखाने के लिए हमारे पास क्या होता है, कोरिलेशंस के दो टाइप्स होते हैं। पहला होता है पियर्सन कोरिलेशंस जो लीनियर के लिए होता है, और दूसरा होता है रैंकिंग जिसको बोलते हैं स्पार्समैन रैंक कोरिलेशंस, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो भी आपके पास डेटा है उसका रैंकिंग डिसाइड कर लेते हो, और उस रैंकिंग के बेस पे क्या करते हो, कोरिलेशंस फाइंड करते हो, है ना। तो इसके चांसेस रहते हैं ये क्या होगा, लीनियर में चेंज हो जाएगा, चांसेस रहते हैं, 100% नहीं रहेगा, ठीक है। अगर लीनियर में एक ही बार में चेंज हो गया तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करते हैं, इस डेटा को पहले ट्रांसफॉर्म करते हैं। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या हो गया कि एक्स की वैल्यू है, अब इसको मैं एक्स स्क्वायर करके देन दोबारा इसका कोरिलेशन देखना चाहूँगा, तो एक्स स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, ये 1 होगा, ये 9 होगा, ये 25 हो जाएगा। एंड देन ट्राई करेंगे क्या चीज़, दोबारा चेक करने का, है ना। तो ये चीज़ क्या होता है, एक्सपेरिमेंट बेस होता है कि हम अलग अलग ट्रांसफॉर्मेशन मेथड आगे जाके यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी अगर आप सिंपल समझ रहे कि नॉन लीनियर में हम दो तरीके, सॉरी कोरिलेशंस में दो तरीके से होता है। पहला पियर्सन कोरिलेशंस, जो क्या होता है, डिफॉल्ट कोरिलेशंस का फॉर्मूला होता है, वही होता है। इसका बेनिफिट क्या रहता है कि इसमें क्या होगा कि आपका अगर पॉजिटिव है तो क्या है कि मोर वैल्यू टुवर्ड्स प्लस, और नेगेटिव है तो हमारे पास क्या आता है कि रिवर्स आपके पास रिलेशंस होगा, ठीक है। और स्पार्समेंस में होता है, इसमें भी जो रेंज होगा -1 से +1 होगा, लेकिन इसमें जो डेटा का क्या होगा, हम रैंकिंग लेते हैं। कैसे लेते हैं कि मान लो ये मेरा एक्स है, ठीक है। अब रैंकिंग आप क्या कर सकते हैं, असेंडिंग में भी ले सकते हो, डिसेंडिंग में भी ले सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट इन्होंने क्या लिया है, जो लार्जेस्ट वैल्यू है उसको ज्यादा लिया है, तो इसको क्या बोल दिया, ये 1 हो गया। देन ये क्या होगा, 7 है तो 7 की वैल्यू क्या होगी, 2 हो गई। देन 7 के बाद कौन सा है, 5, तो इसकी वैल्यू 3। देन इसके बाद कौन सा है, 5 के बाद 3, तो ये 4 हो गया। 3 के बाद ये 5 और ये 6। इसी तरीके से क्या होगा, आप वाई के लिए भी रैंकिंग कर लोगे, ठीक है। एंड देन रैंकिंग करने के बाद क्या करते हो, इसका आप कैलकुलेशंस करते हो, इस डेटा का क्या करोगे, यूज करोगे। यहाँ पे फॉर्मूला देखोगे एज इट इज सेम होगा, दिख रहा है कि कोरिलेशंस ऑफ रैंकिंग ऑफ एक्स, रैंकिंग ऑफ वाई, देन स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ रैंकिंग ऑफ एक्स, रैंकिंग ऑफ वाई, ठीक है। दोनों का फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे क्या होता है, रैंक के बेस पे होता है, ताकि क्या हो, थोड़ा सा हम लोग इसको लीनियर में चेंज कर पाए, ठीक है। क्योंकि नॉन लीनियर में क्या होता है, फॉर्मूला फेल हो जाता है, ठीक है। तो उसी को क्या किया, थोड़ा सा मॉडिफाई करके बनाने का ट्राई किया है, ठीक है। तो ये कोरिलेशंस आपको पता चल गया होगा। अब इसका जो हम एमएल में यूज करते हैं वो सिंपल मैंने बताया था किसके लिए यूज होता है, तो फीचर सेलेक्शंस। फीचर्स क्या होते हैं, हम्म, कि आप जो डिसाइड करते हो तो उसमें क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट होंगी, क्या इंपॉर्टेंट नहीं होगा, उसको बोलते हैं फीचर्स। मतलब ले जो हमारे पास क्या होगा, इनपुट होगा, ठीक है। अगर आपको घर खरीदना है तो आप क्या देखते हो, एरिया, लोकेशंस, देन नंबर ऑफ रूम्स, है ना, नंबर ऑफ ईयर्स, है ना, ये सारा चीज आप देखते हो। देन उसमें मैंने बोल दिया कि आप क्या करते हो कि वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड है या नहीं है, वो चेक करते हो। हम्म, बहुत कम चांस रहता है। तो वो क्या होगा कि वो डेटा आपका क्या होता है, तो उसमें ला ही नहीं करता। दूसरा कि उसमें कितने लोग रह रहे थे, उससे आपको कोई फर्क पड़ता है। जब घर खरीदने जाते हो तो आपसे पुराना जो ऑनर था उसमें कितने लोग रह रहे थे उससे कोई मतलब है, तो आप क्या करते हो, उस डेटा को नेग्लेक्ट करते हो ना। उसी तरीके से जब हम मशीन लर्निंग में ट्रेन करते हैं मशीन्स को, तो मशीन्स को ट्रेन करने में कौन सा डेटा इंपॉर्टेंट है कौन सा नहीं है, वो डिसाइड करने के लिए हम लोग कोरिलेशंस का यूज करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी उन्होंने वही एग्जांपल दिया है, किस नंबर ऑफ साइज रहेगा तो इसके बेस पे क्या होगा,
ये पॉजिटिव कोरिलेशन देगा। नंबर ऑफ रूम्स होंगे तो ये भी पॉजिटिव दिखेगा। देन हमारे पास क्या लोकेशंस, अगर दिल्ली में है तो क्या होगा, प्राइस ज़्यादा होगा। मुंबई में होगा तो और भी ज़्यादा होगा। बेंगलोर में होगा तो और भी, मतलब जितना आप प्रीमियम सिटी में जाओगे उतना ज़्यादा क्या होता है, प्राइस हाई होता है। ठीक है। देन नंबर ऑफ पीपल स्टेइंग इन द रूम, तो ये क्या रहेगा आपके लिए, कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। देन अगर रूम क्या है, हॉन्टेड है, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, प्राइस डाउन जाएगा, तो आपको नेगेटिव देगा। अब इन सबका रिलेशन किसके बेस पे देख रहे हैं, तो प्राइस के बेस पे देख रहे हैं। तो जो हम लोग ये सारा वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं फीचर्स। ठीक है। कि जो हमारा एक्स होगा वो हमारा क्या होगा, फीचर्स होगा। और जो हमारा वाई हो गया, इसको आप क्या बोलते हो, लेबल बोलते हो। ठीक है। कि हमारा क्या लेबल है या टारगेट है। ये समझ में आया, कोरिलेशंस और कोवेरियंस और कोरिलेशंस। ठीक है। इतना समझ में आया तो बताओ, फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ी देर में, 5 मिनट का ब्रेक। तब तक इसका कोई दूसरा एग्जांपल सोच के रखो, कोरिलेशंस कोवेरियंस का। बाकी इसका क्या है, कुछ एडवांटेज है, ज़्यादातर यही पूछा जाता है, तो ये आप यूज़ कर सकते हो। तो ज़्यादा डिफरेंसेस ही पूछा जाता है। ठीक है। कुछ नहीं है, बस इतना ही है। तो ये आप क्या कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। बाकी 2 मिनट में आ रहे हैं। क्लास 6 में सेकंड अंडर ग्रेजुएट है ना, तो लास्ट ईयर अप्लाई अंडर ग्रेजुएट कोर्स 2025 मार्च को अगस्त 15 सेकंड ईयर में बच्चा कहाँ से गया। हर तरह का है ना, 15 तक तो रिजल्ट, तो रिजल्ट मतलब नहीं जाता। बोल बाबा पता है कि तो आजकल तो वीडियो ये जैसे ओवरसीज स्टार्ट में सबसे गया है दिवाली आ जाएगी, दिवाली में क्रिसमस के बाद अब हम सीधे कैंप है 2026 को। आपका प्रेजेंट 2026 इस सेशन से सुंदर आईटी के साथ सुबह के शाम तक
अरे क्या पता AIML पे आते हैं, वही नहीं आता क्या तक आते हैं पूरे दिन बैठा हुआ क्या पता वो डिब्बा में बताया था जिस दिन हमारा वो था फिर 6 बजे तक कोई भी नहीं, क्या पता उसके तुम्हारी किस्मत खराब हो भाई, किस्मत नहीं जी तो तेरा भाई अब तो हमारा बस हाँ हो गया तो रिजॉल्व कर दे रिजॉल्व खत्म हो गया मिला एकदम एकदम तू बताएंगे बड़े नाम ही disgusting people. तू तो सुधर जा तू सुधर ना दे हिंदी में इतना पीछे पड़ जाएगा भाग भी नहीं कुछ लेने का अभी सादा बहुत positive relationship or relationship toxic हो गया कोटा कोटा नीचे से थोड़ा वही तो अरे नंबर अच्छा नंबर खत्म हो रहा है अभी स्टार्ट नहीं हुआ हाँ आएगा भाई कसम अरे नवंबर में तुम्हारा भी जाने वाला है यूट्यूब चैनल है कमल बाबू नाम से भाई 4000 बोल भाई बैट्स हाँ बैट्स क्या स्टार्ट हो जब स्टार्ट होगा तब
मेनली एमएल पे टॉपिक, मैथ्स के कौन से टॉपिक करते अपन में तो ये स्टार्ट होते हैं हैं टॉपिक? थ्योरी के बेस पर आप कैसे कोडिंग करेंगे? थ्योरी के बेस पर कोडिंग कैसे? थ्योरी के बेस चीजें समझ में आ गई? कोरिलेशंस, कोवेरियंस। कि कोवेरियंस हमें क्या देता है? सिर्फ ट्रेंड देता है कि अब जाएगा डाउन जाएगा, और कितना पॉजिटिव है कितना स्ट्रॉन्ग नेगेटिव है वो हमें बताता है कौन सा? तो कोरिलेशन बताता है। इसमें क्या आता है? मेजरमेंट यूनिट होता है, इसमें क्या आता है? यूनिट लेस होता है। यूनिट और यूनिट लेस का मीनिंग क्या होता है ऋषि? इधर देखो, यूनिट और यूनिट लेस का मतलब क्या होता है? जैसे आप वेरिएंस निकाल रहे थे, तो वेरिएंस निकाल रहे थे तो मान लो हमारे पास क्या है? एरिया का निकाल रहे थे, तो या तो स्क्वायर फीट में होगा, है ना? तो जब कोवेरियंस का कुछ भी नंबर्स निकलेगा, कि मान लो वेरिएंस का जो भी निकलेगा 3, 7, 8, और ये क्या आएगा? स्क्वायर फीट में आएगा, है ना? ये आ गया। देन कोवेरियंस में भी निकालेंगे, तो कोवेरियंस में क्या था कि हमारे पास दो वैल्यू होंगे, एक एरिया का होगा और दूसरा प्राइस होगा। इन दोनों के बेस पे क्या होगा? कोरिलेशंस निकलेंगे, तो क्या आएगा?
जो भी हमारे पास नंबर आएगा 3785, वो स्क्वायर फीट रुपीज पे इस तरीके से दिखेगा। रुपीज है तो रुपीज, ऐसा क्यों दिखेगा बता सकते हो? हाँ जी, जल्दी से बताओ। कि मान लो मेरे पास क्या है, 300 स्क्वायर फीट है और इसकी प्राइस है 3.4 CR। अब इसका आपको कोरिलेशंस निकालना है। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला में सिर्फ नंबर पुट करो, कोरिलेशंस निकल जाएगा, निकालो। हाँ, मध्य इसका 3 रखते हैं ताकि कैलकुलेशन जल्दी से करो। कोरिलेशंस के मतलब कोवेरियंस के फॉर्मूला में क्या करोगे? कोवेरियंस के फॉर्मूला में नंबर रखोगे, वो आपको जो भी नंबर देगा वो बताना है क्या है। जल्दी से बताओ। हम्म, अब इनका जो सैंपल साइज है मान लेते हैं अभी 1 ईयर है। ठीक है, एक ही डेटा हमारे पास है, तो एवरेज निकालोगे तो 1/n होता था, 1 ही होगा। इसका सिंपल मीनिंग है कि आपको कोवेरियंस की वैल्यू निकालनी है। अगर आपके पास की 300 स्क्वायर फीट है, उसका जो 3 करोड़ प्राइस है, तो ये बताओ कितना कोरिलेशन है। ये अप ट्रेंड जा सकता है या डाउन ट्रेंड हो सकता है? हम्म, कैसे निकालोगे? सिंपली मैंने आपको बोला कि फॉर्मूला में पुट करना है 300 स्क्वायर फीट, देन फिर क्या होगा इसका एवरेज। एवरेज भी इसका सेम आएगा ना, तो एक और पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, ताकि क्या हम एवरेज चेंज कर सकें। स्क्वायर फीट और इसका 2 CR। तो वो चीज हमने देखा है, यहाँ पे डायरेक्टली नंबर में भी देखना है हमें। 300 है और इसका एवरेज कितना आएगा दोनों का? 2.5 आएगा, मतलब 250, है ना। एंड देन उसका जो भी होल स्क्वायर करोगे, एंड देन दूसरा हमारा क्या होगा कि 3 और 2 में माइनस करेंगे, 3 - 2। अच्छा, होल स्क्वायर नहीं होगा ना, कोवेरियंस है। एन 1/n, एन कितना है 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 50 × 1 डिवाइडेड बाई 2, कितना आ गया 25। और ये पॉजिटिव में आ रहा है। अगर ये पॉजिटिव में आ तो ये क्या हो गया, और ये 25 सिर्फ नंबर आएगा कि अब और कुछ भी आएंगे। जैसे इसका स्क्वायर था, कभी स्क्वायर होगा, इसका क्या था रुपीज था, इसका भी रुपीज होगा। इसमें माइनस करेंगे तो कितना आएगा 50 स्क्वायर आएगा, और कितना रुपीज आएगा, तो 1 रुपीज। मतलब वो CR में था, 1 CR। तो इस तरीके से कितना आएगा 25 SQR, इस तरीके से आएगा। क्योंकि यूनिट तो कैंसिल नहीं हो रहा है, आप ही कैलकुलेट करते हो तो इसी तरीके से करते थे, यूनिट साथ में रहता था, याद है। अब यहाँ पे कहता है √RS, इस यूनिट का कोई मीनिंग होता है? तो इसीलिए क्या आता है, जो कोवेरियंस में फॉर्मूला होता है, ठीक है, तो वो जो भी हमारे पास नंबर आता है वो क्या रहता है, वो मेजरमेंट के यूनिट पे डिपेंड करता है। और जो डिपेंड होता है उसके बेस पे जो नंबर आता है, ये कि ये हमारा क्या होता है, रियल वर्ल्ड में यूज नहीं होता, है ना। तो इसको यूनिट लेस बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, मतलब इसको हमें हटाना है तो इसके यूनिट से डिवाइड कर सकते हो, और प्लस इसके रेंज को भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो सिंपली क्या है कि अगर इसका स्टैंडर्ड डेविएशन निकालेंगे तो किस में आएगा, कि मान लो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन 1 आ रहा है फिलहाल के लिए, और इसका यूनिट क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन का भी स्क्वायर रूट, और इसका भी स्टैंडर्ड डेविएशन होगा, मान लेते हैं इसका भी 1 है फिलहाल, इसका भी क्या आएगा RS में आएगा, है ना। तो यही चीज हमने यहाँ पे किया था कि उसी के यूनिट से हमने क्या किया कि जो हमारे पास 25 SQRS था डिवाइडेड बाई जो दोनों का था स्टैंडर्ड डेविएशन SQRS, तो ये कट गया, तो ये सिर्फ हमें एक नंबर मिला। और ये जो नंबर मिलेगा हमेशा वो क्या होगा, यूनिट लेस होगा। और अगर यूनिट लेस है तो हम उसको क्या कर सकते हैं, यूनिट लेट, एक यूनिट लेस दूसरे यूनिट लेस से कंपेयर कर सकते हैं, सिंपल। और यही क्या होता है, यहाँ पे यूज केस दिखता है इसका, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि इसके बेस पे अलग अलग डेटा के बेस पे कंपैरिजन इजीली कर सकते हैं, चाहे पहला क्या हो अलग यूनिट में और दूसरा अलग यूनिट में हो, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है कि आपका ये डिपेंड करता है जो आपका डेटा है उस पर, और ये क्या रहता है यूनिट लेस रहता है। अगर यूनिट लेस रहेगा तो आप इजीली कंपेयर कर सकते हो, ठीक है। बाकी वैसा कुछ है नहीं। कोरिलेशंस कोवेरियंस यूज केस फीचर सिलेक्शंस के लिए होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। फॉर्मूला एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, उसके बेस पे थोड़ा थोड़ा चेंजेस हैं,
अगर वो आपको याद है तो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, बाकी इसके बाद क्या टॉपिक था, कोरिलेशंस कोवेरियंस फॉर्मूला यहाँ पे दिया हुआ है, पियर्सन कोरिलेशंस के बारे में पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसी तरीके से क्या होगा, स्पेसमैन रैंक कोरिलेशंस के बारे में पूरा डिटेल होगा। देन इसके बाद जो हमारे पास आएगा वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे आएगा। प्रोबेबिलिटी होता क्या है, देन फिर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशंस का देखेंगे। प्रोबेबिलिटी हम लोग देखते क्यों है, बताओ। निखिल, किसी का नाम निखिल है तो बताओ, बताओ। यूज कहाँ पे होता है, टोटल आउटकम। हम्म, तो सिंपल इसमें अगर आप देखोगे मीनिंग, कि हम क्या करते हैं कि चांसेस देखते हैं कि हमारे पास जो एक्चुअल क्या है आउटकम है डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। उसके बेस पे क्या होता है, एक हमें नंबर मिलता है जो क्या होगा 0 से 100 के बीच में होता है। ठीक है, 0 से 100 के बीच में होता है। और ये क्या होता है, बाय डिफॉल्ट हम लोग इसको परसेंटेज भी बोलते हैं, है ना। और ये हमारा क्या रहता है, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी निकालने का रीजन क्यों होता है, कि जितना ज्यादा हमारे 100 के आसपास होगा उतना हम क्या कर सकते हैं, उस पर बिलीव कर सकते हैं। जितना ये कम होता है उतना हम क्या करते हैं, उस पर कम बिलीव करते हैं। उसमें क्या होता है, ये बिजनेस हमारा डिसीजंस क्या करता है, इफेक्ट करता है। कि मान लो आप कोई डिसीजन लेना चाहते हो, आप क्या है कि जितने भी एम्प्लॉय हैं उसमें क्या है 90% क्या है बोल रहे हैं हो जाएगा, है ना। तो उसमें क्या करते हो आप, वो काम स्टार्ट कर देते हो, है ना। अगर उसमें बोल रहा है क्या, कि इसमें क्या होगा कि हाँ 40-50% चांस है कि सक्सेस हो जाएगा, तो उसमें क्या होता है कि आप या तो वो काम करते हो या तो छोड़ देते हो। अगर करते भी हो तो क्या होता है फिर, वो फेल हो जाता है ना। तो ये चीज़ क्या रहता है, हम लोग प्रोबेबिलिटी के रियल वर्ल्ड में जितनी भी चीज़ें होते हैं वो प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही बात करते हैं। ठीक है, आप कोई भी काम करते हो तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही करते हो। ठीक है, जैसे आप अगर आज आए हो तो प्रोबेबिलिटी के बेस पे ही आए हो, है ना। कि अगर आज आप क्या करते, उठने का मन नहीं करता तो क्या होता, आप नहीं आते, मतलब वो क्या है प्रोबेबिलिटी के बेस पे है कि आपका मन कर रहा है तभी उठ रहे हो, नहीं तो नहीं कर रहा है ना। दूसरा, कि आपने पैसे दिए तो प्रोबेबिलिटी का चांस क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। यही फ्री वाला रहता तो, जैसे डेटा साइंस या फिर अलग जितने भी टेक चीजें होती है ना, वो फ्री में भी गवर्नमेंट पढ़ाती है। अगर याद होगा तो सेम कोर्स आपको फ्री में भी मिल जाता है गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट में। लेकिन वहां पे क्या करते हैं, अटेंडेंस फुल कर। नहीं, उसमें ये रहता है ना कि फ्री वाला चीज है तो हम बाद में पढ़ लेंगे, है ना। तो ये माइंड सेट रहता है, इसीलिए क्या होता है फ्री वाले में ज्यादातर लोग नहीं जाते। वो कौन चलाता है, तो एनजीओ चलाती है और बड़ी बड़ी कंपनीज चलाती है उसको। ठीक है, ताकि क्या हो, थोड़ा सा स्किल अप किया जा सके। तो दिल्ली में भी बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूट्स हैं। ठीक है, तो अगर आप सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा, और पढ़ाई सेम लेवल का हो। ठीक है, और फिर वहाँ पे डिपेंड करेगा टीचर्स कैसे हैं। ठीक है, अगर वहाँ का टीचर बढ़िया है तो आपको सेम लेवल का पढ़ाई वहाँ पे भी मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया। और सर्टिफिकेशंस भी मिलेगा वो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की तरफ से, समझे? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि ऐसा अल्टरनेटिव वहाँ पे भी होता है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि आप रेगुलर जाओगे नहीं जाओगे, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। और आपने पैसे नहीं दिए तो ज़्यादा चांसेस क्या रहते हैं, छुट्टी करने का, है ना। यहाँ पे पैसे दिए हो तो इसका मतलब क्या है, कि आप आते ही आते हो, है ना। तो ये चीज क्या आता है, आपकी प्रोबेबिलिटी क्या आता है, किसी वैल्यू के बेस पे भी डिपेंड करती है। ठीक है, तो आगे जाके फिर क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोबेबिलिटी का सिंपल मीनिंग होता है कि जितना हमारे पास क्या होता है एक्चुअल में होगा डिवाइडेड बाय जो टोटल होगा। यही एक फॉर्मूला होता है प्रोबेबिलिटी का। ठीक है, अब इसी के बेस पे क्या होता है, चीजें निकलती है ना। लेकिन ये क्या रहता है, कि ये हमारे कंडीशंस के बेस पे भी डिपेंड करेगा, है ना। कि जो भी चीज आप कर रहे हो वो आपका क्या है, कंडीशन बेस भी हो सकता है। तो उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं फिर, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का एक दूसरा नाम भी है, क्या है बता सकते हो। कि मान लो आज बहुत ज्यादा ठंड रहती तो आप क्या करते, नहीं आते, चांसेस क्या रहते, घट जाते। तो वो क्या होगा, कंडीशन डिपेंड कर रहा है। तो कंडीशन प्रोबेबिलिटी का हम लोग दूसरा नेम भी होता है, बता सकते हो, सुना है, बाइस थ्योरम। ये सुना है, क्या होता है ये,
इतना बड़ा। चलो कोई नहीं, छोटा फॉर्मूला कर देते हैं तो। ये इतना बड़ा वाला, तो इसको मैं छोटा कर देता हूँ ये। ठीक है, तो ये बायस थ्योरम क्या रहता है, ये हमारा एक एमएल मॉडल भी होता है। ठीक है, एमएल मॉडल कुछ नहीं होता, सिर्फ इक्वेशंस होते हैं। और अगर वो इक्वेशंस हमें क्या दे रहा है, प्रोबेबिलिटी के बेस पे आंसर कर पा रहा है सही, तो हमारा क्या हो गया, वो मशीन लर्निंग मॉडल हो गया। ठीक है, यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो किसके बेस पे है, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए व्हेन बी इज ट्रू। इसका मतलब क्या होता है, कि जब बी हो चुका हो, मतलब आज क्या हो गया, आंधी आ चुका है, तो आपके क्लास आने के चांसेस कितने होंगे वो बताओ। तो फिर क्या रहेगा, कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन ए इज थर्ड। इन इन पास्ट क्या था, कि कभी आंधी आया था तो उस समय आपने आपकी आने की प्रोबेबिलिटी क्या थी उस टाइम, प्लस की प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, आपके नॉर्मल आने के चांसेस कितने थे, डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और आंधी आने के चांस कितना था। तो इसके बेसिस पे क्या होता है, कि आज आप आओगे नहीं आओगे उसके चांसेस डायरेक्टली निकाल सकते हैं, है ना। तो इस तरीके से ये एक कंडीशन है। इस तरीके से क्या होगा, आपके पास मल्टीपल कंडीशंस हो सकते हैं, एक से ज्यादा हो सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसी चीज को एक्सपेंड करते हैं। जब एक्सपेंड करते हैं तो वो क्या होता है, आपको बहुत लंबा चौड़ा फॉर्मूला दिखने लगता है। ठीक है, तो इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है, प्रायर होता है, पोस्टीरियर होता है और लाइक्लीहुड होता है। ठीक है, ये आप जान गए तो अच्छी बात है, नहीं तो ट्वेल्थ में तो पढ़ाई होगा, 11th या 12th। प्रायर मतलब कि हमारा नॉर्मली ए ट्रू हो सकता है, ये नहीं हो सकता, मतलब आप आते हो नहीं आते हो इसके कितने चांसेस हैं। कि अगर आपका अटेंडेंस यहाँ पे मुझे 100% दिख रहा है, मतलब क्या है, कि आप नॉर्मल डेज में आ ही जाते हो। अगर आपका क्या है, अटेंडेंस 80% दिख रहा है, मतलब कि आपके चांसेस जो है वो 80% का है। इसी तरीके से कि डेली के बेसिस पे, या फिर जो हमारे पास आंधी आने का मतलब जो भी है, उनके चांसेस कितने हैं, है ना, तो वो आप निकाल लेते हो। ये सारा चीज गिवन होगा। ठीक है, कि आपके पास ये गिवन होगा, ये गिवन होगा और ये गिवन होगा, तभी आप क्या करते हो, इसके बेस पे ये निकालते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कि पोस्टीरियर हो गया। पोस्टीरियर मतलब कि आपके पास प्रायर एक प्रोबेबिलिटी था, उसके बेस पे क्या कर रहे हो, कुछ लाइक्लीहुड निकाल रहे हो, जो आपके पास गिवन होगा उसके बेसिस पे क्या है, पोस्टीरियर निकालते हो। पोस्टीरियर मतलब कि ये सारा कंडीशंस अगर फुलफिल करता है तो हमारे सक्सेस के रेट कितने होंगे, या फिर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी। ठीक है, तो यही बस फॉर्मूला होता है इसका। और इसी फॉर्मूला के बेस पे हम क्या करते हैं, चीजें इंडिकेट करते हैं। और ये बेस्ट काम करता है टेक्स्ट वाले पे। आगे जाके मशीन लर्निंग मॉडल देखेंगे ना, तो ये काम करता है बेस्ट ऑन टेक्स्ट डेटा। टेक्स्ट डेटा में भी सिर्फ क्लासिफिकेशंस के लिए, ये स्पैम होगा, हैम होगा, ये क्या है, कि हमारा ये फ्रॉड है, ये नॉट फ्रॉड है, इस तरीके के केस में क्या होता है, ये बायस थ्योरम ज्यादातर यूज करते हैं। ठीक है, बाकी अगर नॉर्मल कंटिन्यूस डेटा पे काम करते हैं तो वो सही से रिजल्ट नहीं देते। ठीक है, तो हम लोग आगे देखेंगे। अब इसमें आता है डिस्ट्रीब्यूशंस की प्रोबेबिलिटी। आप देखते हो तो उससे पहले क्या देखते हो, कुछ डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हो कि हमारा डेटा किस तरीके से है। तो डेटा देखने का अलग अलग तरीका होता है। डिस्ट्रीब्यूशंस टाइप्स ऑफ, ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस ये आपके लिए ऑप्शनल है। ठीक है, ये चीज हम लोग क्या करते हैं, जब आप आगे जाके पढ़ोगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग, तो या तो आप क्या कर सकते हो, किसी कैलकुलेटर का यूज कर सकते हो या मैनुअली कैलकुलेट कर सकते हो। मैनुअली कैलकुलेट करते हैं तो वहां पे क्या लगता है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शंस लगता है, डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस बोलते हैं इसको। आपने सुना होगा पीडीएफ, सुना है, पीडीएफ। ये ज्यादातर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट देखते हैं। ये क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशंस होता है, जो क्या करता है, आप फॉर्मूला बेस निकालते हो, है ना। ये हमारा क्या था, ग्राफ बेस था, इस तरीके से कर दिया तो ये ग्राफ बेस हो गया। अब इसी चीज अगर मुझे फॉर्मूला बेस निकालना है तो कैसे निकाल सकते हैं, कि मान लो आपके पास क्या है, इसको दो दो फॉर्मूला में डिफाइन करते हैं। पहला होता है डेंसिटी फंक्शंस और दूसरा होता है मास फंक्शंस। ठीक है, डेंसिटी फंक्शंस होता है वो कंटिन्यूस डेटा के लिए होता है, और मास फंक्शंस क्या होता है, वो डिस्क्रीट डेटा के लिए होता है। ठीक है, कंटिन्यू इसका जब भी वैल्यू देखोगे 0 से 1 के बीच में आएगा। 0 से 1 के बीच में सिंपल, ये क्या करता है, कि जो भी आपका वैल्यू होगा वो हमेशा प्रोबेबिलिटी में ही दिखाएगा, आपको अलग से प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो यहाँ पे एक एग्जांपल आप देखोगे कि हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हाइट ऑफ स्टूडेंट दिया गया है। देन उसके बेस पे क्या है, कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड आपको रियल वर्ल्ड में डेटा कलेक्ट करते हैं, है ना। अब इसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि मुझे बताओ कि क्या चांसेस होंगे
स्टूडेंट्स का यहाँ पे जिसका हाइट क्या होगा 155 से कम होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। कि आपके पास एक डेटा दिया जाएगा, उस डेटा में से बताना है कि कितना परसेंट चांस है कि जो हाइट होगा वो 155 से कम होगा। तो कैसे निकाल सकते हैं? मान लो इस तरीके से क्या है, 160 है, 168 है, 150 है, 155 है। इस तरीके से क्या होगा, एक पूरा डेटा का रेंज होगा। ठीक है, अब आपको इसमें बताना है कि 155 आने के चांसेस कितने हैं। कैसे निकालेंगे, चांसेस कैसे निकलते हैं? कि मान लो 10 एग्जाम्पल ले लेते हैं। मान लो क्या 10 सीट है, 15 लोग एग्जाम दे रहे हैं, या फिर 20 लोग एग्जाम दे रहे हैं। ठीक है, तो आपका सक्सेस होने का चांस कितना होगा? 1/2, मतलब 50%। कि 50% चांस है कि मुझे कोई ना कोई एक सीट मिल जाएगा। तो कैसे निकाला? इसका तो आएगा 1/6। हम्म, तो डिजायर जितना था कि 10 तो आएगा ही आएगा, और टोटल कितना है, 20 है, तो ये क्या होगा, 1/2 हो गया। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी करना है आपको। 1/6। क्वेश्चन क्या था, 150 से कम, 155 से कम। तो 155 से कितने कम है? तो एक 50 है और एक 55 है ना, दो है। तो टू 1/3। कितना है, 2 4 5 5। तो कितने परसेंट चांस निकले? 5 ही डेटा है ना, 1 2 3 4 5। तो कितना आएगा, कितना आएगा परसेंटेज? 40% आएगा। तो बाय डिफॉल्ट जो हमारे चांसेस हैं कि जो भी एज आएगा यहाँ पे, उसमें से 40% जो एज होगा वो क्या होगा, 150 से कम होगा। सिंपल है, ये हम लोगों ने डायरेक्ट निकाला। यही चीज हम इस ग्राफ के बेस पे डायरेक्टली निकाल सकते हैं। कैसे? तो सिंपल, आप ये एरिया कैलकुलेट करोगे ना, तो जो यहाँ पे 40 आया और जो ये एरिया का वैल्यू आएगा वो सेम होगा। ठीक है, तो इसके बेसिस पे क्या होता है कि आप कोई भी प्रोबेबिलिटी डायरेक्टली कैलकुलेट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल, आपसे क्वेश्चन पूछ दिया कि 155 160 के बीच में कितना परसेंट चांस है जो स्टूडेंट आएंगे। तो आप डायरेक्टली क्या कर सकते हो, इसका एरिया निकाल सकते हो। एरिया कैसे निकलता है? हम्म, ये ऑप्शनल चीज है, वो आगे जाके जब क्या करते हो, डीप लर्निंग में जाते हो ना, तब ये ज्यादातर चीजें यूज होती है। अब बताओ कि मुझे ये एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा? मान लो आपके पास ये है, एक ये है, और एक ये है। तो बताओ इसका एरिया निकालना है तो कैसे निकालते हो? ए स्क्वायर, यही करते थे। अगर ये ट्राइंगल है तो आप B × H। और अगर इस तरीके से एरिया है तो एरिया तो इस तरीके से भी हो सकता है ना, तो उसका कैसे निकालेंगे? स्क्वायर्स पे डिवाइड कर देते थे, फिर एक स्क्वायर का एरिया निकाल के जो एक्स्ट्रा बचता है उसको फिर अलग से एवरेज लेके कैसे करेंगे बताओ, जो जो भी बता रहे हो सिंपल। आप क्या करते हो कि इसको या तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हो या तो इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं एक सिंपल लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ, तो इस लाइन का क्या होगा, कुछ हाइट होगा, देन इसका क्या होगा, कुछ विड्थ होगा, है ना। इसी तरीके से क्या होगा, एक और लाइन ड्रॉ करूंगा, उसका भी कुछ हाइट होगा, उसका भी कुछ विड्थ होगा, है ना। तो सबको इसी तरीके से क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करते जाएंगे, और हर एक का क्या करेंगे, हाइट और विड्थ को ऐड ऑन करते जाएंगे। और सबको ऐड ऑन करेंगे तो क्या होगा, इसका पूरा एरिया मिल जाएगा, है ना। तो ये हम कैसे करते हैं, तो ये अगर आपको बार बार क्या होगा, इसका मान लेते हैं हाइट भी चेंज हो रहा है, इसका विड्थ भी चेंज हो रहा है, तो ये चीज हम कैसे डिनोट कर सकते हैं? तो यहीं पे आपका आता है कैलकुलस। ठीक है, जब भी आप कोई चीज डिवाइड करते हो, देन उसको क्या करते हो, चेंज करते हो, एंड देन दोबारा ऐड करते हो, तो ये काम हमारा कौन करता है, तो कैलकुलस करता है। ठीक है, कि जहाँ पे आपका नॉर्मल प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड काम नहीं होता, वहां पे हम क्या करते हैं, कैलकुलस के थ्रू प्लस और माइनस करते हैं। तो कैलकुलस सिंपली क्या करता है, या तो चीजें प्लस करेगा या तो माइनस करेगा, इसका भी वही काम है। लेकिन ये जो लेवल होता है वो क्या रहता है, या तो बहुत छोटे लेवल पे करते हो या तो फिर बहुत बड़े लेवल पे करते हैं। यहाँ पे जो हम कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, एक बड़े छोटे लेवल पे कर रहे हैं, और वो जो लेवल है वो बार बार क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है ना? तो अगर बार बार वो चेंज होता है तो डिफरेंशिएशन भी यही बोलता है कि आप अगर एक छोटे लेवल पे काम कर रहे हो, देन उसका क्या कर सकते हो, अपना रेंज रख सकते हो, और उस रेंज के बेस पे क्या होगा, हर एक वैल्यू अलग अलग आएगा, है ना।
और जो यहाँ पे वैल्यू आएगा क्या, dy बाई डी एक्स के थ्रू, वही हमारा क्या होगा, एरिया निकाल के दे देगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया निकलता है बाय डिफॉल्ट, वो हम निकालते हैं dy बाई डी एक्स से। तो dy हमारा क्या हो गया, कि मान लो आपने एक लाइन ड्रॉ किया, तो यही हमारा dy हो गया। और जो हमारा ये क्या रहेगा, इसका हाइट वो dx रहेगा। ठीक है, तो आप क्या करते हो, dy बाई डी एक्स का फॉर्मूला लगाते हो। इस तरीके से क्या होता है कि आप कहाँ तक जाते हो, तो इसका रेंज क्या है, 155 से लेके 160 तक। और ऑटोमेटिकली क्या करेगा, ये पूरा एरिया कैलकुलेट करके आपको ला के दे देगा। ठीक है, समझ में आया। तो ये चीज आपको करना नहीं है, बट क्या है कि बिहाइंड द सीन्स ये कैसे काम करता है वो बता रहे हैं। ठीक है, तो जैसे ये एरिया कैलकुलेट हो जाएगा, अब इसी के बेस पे क्या होता है, या तो आप यहाँ से एक एक करके कैलकुलेट करो, या तो आपके पास क्या होता है, टी टेस्ट टेबल, या फिर जेड टेबल। आगे जाके हम लोग अलग अलग चार्ट्स पढ़ेंगे, तो कुछ इस तरीके से बना हुआ आपको मिलेगा, जेड स्कोर टेबल, ये दिख रहा है। ये बस दिखा दे रहे हैं, बाकी इसके बेस पे हमारे पास कैलकुलेटर्स होते हैं। ये दिख रहा है। आगे जाके हम वैल्यू जब फॉर्मूला लगाएंगे ना, तो हमारे पास या तो वैल्यू पॉजिटिव में आएगा या तो नेगेटिव में आएगा। ठीक है, अब उसके बेस पे क्या होगा, कितनी वैल्यू आ रही है, इसके बेस पे हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ये प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। और ये जितने भी नंबर्स हैं, वो सारा प्रोबेबिलिटी पहले से कैलकुलेट करके दिया हुआ है। ये जितना भी है वो क्या है, डी वाई डी एक्स के थ्रू, या तो ये पीडीएफ के थ्रू कैलकुलेट है, या पीएमएफ जो भी हम लोग देख रहे हैं ना, उसी के थ्रू ये कैलकुलेट होकर आपको मिल जाता है। ठीक है, तो आप क्या करते हो, डायरेक्टली यहाँ से भी यूज कर सकते हो। दूसरा हमारे पास रहता है, इसके कैलकुलेटर्स रहते हैं, कि मैं बोल देता हूँ पी वैल्यू कैलकुलेटर। पी वैल्यू क्या होता है, तो ये प्रोबेबिलिटी वैल्यू होता है, कि आपने अलग अलग इक्वेशंस लगाओगे तो उसके बेस पे पी वैल्यू आएगा। मतलब एक प्रोबेबिलिटी वैल्यू निकालना चाह रहे हो, तो वो डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आप अलग अलग फॉर्मूला के बेस पे निकाल सकते हो। तो जैसे हमारे पास क्या होगा, जेड स्कोर होगा, टी स्कोर होगा, देन हमारे पास एक एफ होगा, एंड देन इसके हिसाब से का स्क्वायर होगा। उसमें जेड वैल्यू की जगह पे जेड फॉर्मूला लगाओगे, तो जेड वैल्यू ला के दे देगा। अब उसके बेस पे क्या कर सकते हो, अगर जेड की वैल्यू कुछ भी आ रही है, तो ये मैंने डाल दिया कि 2.5 डाल दिया, और इसके बेस पे ये क्या करेगा, मुझे इसका प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करके दे देगा। तो ये पॉइंट में नहीं जा रहा है, तो इस तरीके से, तो इसके बेस पे क्या होगा, ये मुझे कैलकुलेट करके दे देगा पी वैल्यू। तो पी वैल्यू कितना आ रहा है, 0.045, है ना। तो ये हमारा क्या हो गया, 5% से कम हो गया। तो इसको आगे जाकर हम क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं, क्योंकि ये हाइपोथेसिस टेस्टिंग में यूज होता है। कि क्या है इसका सिंपल मतलब, ये होता है एरर, कि आप जो भी चीज बना रहे थे उसमें क्या है, 0.04% का एरर है ना। और आपने बोला है कि मेरा जो एरर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 2% का होना चाहिए, तो ऑटोमेटिकली ये क्या करेगा, फेल हो जाएगा। मतलब वो लॉन्च, आप वो जो भी प्रोडक्ट होगा वो आप मार्केट में लॉन्च नहीं कर सकते, तो वो हम लोग वहां पे देते हैं। ठीक है, जैसे अगर आप देखोगे, तो यहाँ पे इन्होंने क्या है, बेसिक एग्जांपल दिया हुआ है कि इसको किसने बनाया है, और इसका यूज केस कहाँ पे आपको दिखता है। ठीक है, तो इसको बनाने वाला कौन है, पीएचडी एसोसिएट ऑफिसर्स हैं, जो क्या है, फार्म्स के लिए और बायो स्टेट्स के लिए ज्यादातर बना रहे थे। ठीक है? तो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो सिंपल है, आप क्या करते हो, पीडीएफ जो होता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, उसके बेस पे बना सकते हो। पीएमएफ जो क्या होता है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए होता है। डिस्क्रीट क्या होता है, तो मैंने बता दिया था कि वैल्यू क्या होगा हमेशा, डिस्क्रीट अलग। डिस्क्रीट का मतलब यहाँ पे सिंपली होता है कि आपको जो नंबर्स मिलेंगे वो एक वैल्यू होगा जो क्या होगा, हमेशा इंटीजर में होगा। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू होगा हाइट है, तो हाइट क्या हो सकता है, कंटिन्यूस हो सकता है, तो ये रहता है। तो थोड़ा सा चीजें चेंज होती हैं। जैसे यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है डाइस का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि हर एक नंबर का आने की प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होगा, 1/6 होगा। तो उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बनेगा, है ना। यही चीज यहाँ पे दिखाया है। अगर आपसे क्वेश्चंस पूछ दिया कि 3 से कम आने के चांसेस कितने हैं, कितना परसेंट हो सकता है, एक ही क्वेश्चंस बनाने दे रहे हैं कि मेरे पास एक डाइस है, तो बताओ 3 या 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, बता सकते हो। आपने डाइस उछाला, उसमें 3 या 3 से कम आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, बताओ। 3 या 3 से कम,
तो 50% चांस होगा। अगर बाय डिफॉल्ट देखो तो, चलो इधर देखो, 1 2 3 4 5 और 6 होता है। तो मैंने बोला 3 और 3 से कम, तो कितना डेटा है? तो 3 है ना। तो बाय डिफॉल्ट आप क्या कर रहे हो, 50% बता सकते हो। अब यही चीज मुझे क्या करना है, प्रोबेबिलिटी के फॉर्मूला से भी लगाना है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1/6। इसकी कितनी होगी? 1/6। और इसकी कितनी होगी? 1/6। ठीक है। अब सबको प्लस कर देंगे। प्लस क्यों करेंगे? तो मल्टीप्लीकेशन से भी तो कर सकते थे। हम्म। तो इसमें दो रूल्स आते हैं, रूल ऑफ एडिशंस, रूल ऑफ मल्टीप्लीकेशंस। रूल ऑफ एडिशंस क्या बोलते हैं? हाँ, कब, वही बताता है कब करना है। कि जब भी हम डाइस क्या करेंगे, थ्रो करेंगे, तो तीनों में से कोई एक ही नंबर आएगा, तीनों में से तीनों नहीं आ सकता, है ना, या तो तीनों में से कोई दो नहीं आ सकते, आएगा तो एक ही आएगा, है ना। तो जब क्या रहता है कि हर एक प्रोबेबिलिटी एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हो, तो हम क्या करते हैं, प्लस करते हैं। और जब दो प्रोबेबिलिटी आपस में क्या डिपेंडेंट हो, तो वहां पे मल्टीप्लीकेशन चलता है। ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सारे क्या है, इंडिपेंडेंट है। मतलब अगर 3 आ रहा है तो 2 और 1 नहीं आएगा, अगर 1 आ रहा है तो 2 और 3 नहीं आएंगे। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे प्लस करते हैं। ठीक है। तो ये कितना आएगा, 3/6, मतलब 1/2 मीन्स 50%। ठीक है। हाँ, कि मान लो हमारे पास दो डाइस हैं। ठीक है, दो डाइस है। अब दोनों में क्या चांसेस है कि उसमें 2 और 2 आ सकते हैं, या फिर 2 और 3 आ सकते हैं। इसके चांसेस बताओ। दो डाइस है, तो इसमें क्या आएगा, 1 2 3 4 5 और 6। इसमें भी क्या होगा, 1 2 3 4 5 6। और मेरा जो काम है वो मैंने पूछा है कि एक डाइस में 2 आने चाहिए और एक डाइस में 3 आने चाहिए। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? तो यहाँ पे इंटू क्यों कर रहे हैं? क्योंकि दोनों का रिजल्ट क्या होगा, एक साथ ही आएगा ना। मतलब दोनों क्या है, डिपेंडेंट है। अगर 2 आ रहा है तो हमें 3 चाहिए, अगर 3 आ रहा है तो हमें 2 चाहिए, और दोनों एक साथ ही चाहिए, है ना। तो इसमें क्या होगा कि अगर आप कितने बार डाइस को उछालोगे, तो वो रहता है, तो कितना आएगा कि पहले वाले डाइस में 1/6 आने के चांसेस रहेंगे, किसके, तो 2 के भी और 3 के भी। इसी तरीके से यहाँ पे भी क्या रहेगा कि 2 और 3 के आने के चांसेस क्या होंगे, 1/6 होंगे। जब आप इसको मल्टीप्लाई करते हो कितना आता है, 2/36, है ना। क्योंकि कितने सैंपल बनते हैं, अगर याद होगा तो सैंपल कैसे बनाते थे, कि पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा कॉम्बिनेशन, तीसरा कॉम्बिनेशन, इस तरीके से हर एक नंबर के साथ कॉम्बिनेशन बनता था। तो वो क्या आता था, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल। तो ये क्या होगा, 2/36, मतलब 1 बाई कितना आएगा, 18। और 1/18 कितना होगा, नंबर्स में चेंज करेंगे तो बताओ कितना होगा, 0.0, मेरे ख्याल से 9 ही है, 180, 10 11 10 हो गया, तो 1 आएगा, 2, 0.012 आएगा। ठीक है, 0.055, चलो ठीक है, 0.055, मतलब 5% चांस है कि एक साथ 2 और 3 आ सकते हैं। तो ये सिंपल क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पे निकाल रहे हैं। अब यही चीज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली इस तरीके से क्यूमुलेटिव में चेंज कर सकते हैं। क्यूमुलेटिव क्या करता है, अगर आप क्यूमुलेटिव में देखोगे तो 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, 1 और 2 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6, और ये क्या है, 3 आने की प्रोबेबिलिटी और 3 से कम आने की 1/6। तो इसका जो ग्राफ जाएगा कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो ये ग्राफ जा रहा है वो हमारा क्या हो गया, क्यूमुलेटिव सम हो गया। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस भी देखते हैं, है ना। थोड़ा बहुत ये चीजें क्या होती है, थोड़ा सा मैथमेटिकल होता है। बाकी इतना इसका सिंपल मीनिंग होता है कि इसका जो हम काम करेंगे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए करेंगे। प्रोबेबिलिटी क्यों कैलकुलेट करते हैं, क्योंकि मुझे इस तरीके से क्वेश्चंस भी आते हैं कि मुझे जो बताओ
कि मेरा प्रॉफिट 10 से 20 के बीच में ही होना चाहिए, इसके कितने चांसेस हैं। स्टॉक मार्केट में पैसा लगाते हो, क्यों नहीं लगाते? तो इसके कितने चांस है कि पैसा नहीं होगा? तो आप जब भी पैसा लगाते हो तो एक रेंज रखते हो कि अगर 1,000 लगाया तो 1200 से क्या होना चाहिए, ये तो 1200 या 1200 से ज्यादा होना चाहिए, है ना, या 1200 या 1400 के बीच में होना चाहिए। तो जब आप 1200 और 1400 बोल रहे हो, उसके बीच में जो वैल्यू आएगा उसके चांसेस कितने हैं? कि उसके चांसेस मान लो 0% है, तो मतलब आप क्या कर रहे हो कि 100% चांस है कि पैसा जाएगा। अगर उसमें चांसेस क्या है, 50% है, मतलब क्या है कि आप 50-50 के बेस पे बोल रहे हो। अगर उसमें क्या है, 70% है, मतलब 70% चांस है कि वो आएगा, है ना। तो जितने भी हमारे पास क्या होते हैं, चलो इधर देख लो, स्टॉक मार्केट में जो भी आप देखते होगे, स्टॉक ट्रेडिंग जो क्या करते हैं, एल्गो ट्रेडिंग करते हैं। तो एल्गो में क्या करते हैं वो, तो वो टारगेट किसके हिसाब से सेट होता है, तो वो डिसाइड होता है इस प्रोबेबिलिटी के बेस पे, ठीक है, कि जो हमने डेटा रखा है उसके बेसिस पे क्या प्रोबेबिलिटी हो सकता है। देन उसके प्रोबेबिलिटी हाईएस्ट है, मतलब 70% है, मतलब आपको प्रॉफिट हो सकता है। और स्टॉक मार्केट में जो चांसेस हमेशा होता है वो 70-30 का रहता है, ठीक है। इससे ज्यादा अभी तक नहीं गया है, कि मतलब अगर आप 10 बार पैसा लगा रहे हो तो 3 बार फिक्स है, डूबेगा, 7 बार आएगा, ठीक है। ये क्या रहता है, एक रेशियो रहता है, इसी रेशियो पे क्या करते हैं लोग काम करते हैं। बाकी फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में आपके पास जो रहेगा इन्फ्रेंशियल का रहेगा, ठीक है, इन्फ्रेंशियल। देन फिर आपका क्या रहेगा, नंपाई का रहेगा, ठीक है, नंपाई पांडास मैट्रिक्स। परसों से होगा, अगर कल होगा तो कल इंट्रोडक्शंस हो सकते हैं।